सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है मैग्नेटिज्म। सो बेसिकली मैग्नेटिज्म का मतलब यानी कि जो 12th स्टैंडर्ड में जो बोर्ड में चैप्टर है मैग्नेटिक मटेरियल्स करके इसको नाम दिया है, बट है ये मैग्नेटिज्म से रिलेटेड ही, पूरा प्योर मैग्नेटिज्म है। तो आइए इसको देखते हैं कि चैप्टर में है क्या। तो ये हम लोग कर रहे हैं वन शॉट वीडियोस जो कि आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल पूरा एंड तक देखिएगा। तो सब लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और आई होप कि आप पुराने वाले वीडियोस जो है मेरे देख रहे हैं। सारे चैप्टर्स के मैंने अभी तक कुछ 7-8 चैप्टर्स बना दिए हैं, मैं पूरे 16 चैप्टर्स बनाऊंगा, डोंट वरी। तो इसमें जो है मैग्नेटिक मटेरियल्स 11th चैप्टर जो कि है पेज नंबर 251 पे, ठीक है। 251 पे जाते हैं, कम ऑन 251 आ जाइए। 251 पहुंचे भाई? हाँ, थोड़ा सा आगे पीछे है ना इसमें, ये तो मैग्नेटिक इफेक्ट वाला आ गया। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, फटाफट। 10 पेज का गैप है ना, वो 10 पेज में इंडेक्स इंडेक्स पता नहीं क्या क्या भर रखा है लोगों ने। ठीक है। हाँ, आ गया। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स, तो ये वाला जो चैप्टर है आइए देख लेते हैं ना। लिसन वेरी केयरफुली, इसमें थोड़ा सा बेसिक्स में फटाफट आपको बता देता हूँ कि बेसिक्स क्या है। तो ऐसा बेसिक्स क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, सुनिए जरा ध्यान से। जैसे आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट, इसके पास दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये कि इसके पास होता है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव। और दूसरा अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव को हम सब जानते हैं, बचपन से मैग्नेट से खेल रहे हैं। सो अट्रैक्टिव में क्या रहता है सीन कि आपका जो मैग्नेट है, जब भी उसको लेके आएंगे किसी आयरन या फेरस चीज के पास, फेरस चीजें वो होती हैं जैसे कि आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, फिर और भी है, गैडोलिनियम हो गया, डिस्प्रोसियम हो गया। तो ऐसे करके कुछ चीजें हैं। तो आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सब फेरस मटेरियल्स हैं। तो इनके पास जब मैग्नेट को लेके आते हैं तो वो चीजें इससे मैग्नेट से चिपकती हैं, ये चीजें मैग्नेट से चिपकती हैं। तो ये हो गया अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। और वैसे ही दो मैग्नेट्स को लेके आएंगे अनलाइक पोल्स बाजू बाजू में, जैसे कि नॉर्थ के सामने लेके आ गए साउथ, तो फिर चिपकते हैं। तो ये तो हो गया पहला प्रॉपर्टी, और इसे कहते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये अट्रैक्टिव तो हम सभी को पता ही है। और एक प्रॉपर्टी है डायरेक्टिव, कि अगर आपने एक मैग्नेट लिया, एक मैग्नेट है, कभी भी घर में भी ट्राई कर लेना, कर सकते हैं अभी ट्राई घर पे, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो आपने अगर एक मैग्नेट लिया और मैग्नेट को दीवार से, है ना, घर की जो ऊपर की दीवार है, वहां से एक धागे पे लटका दिया, एक धागे पे आपने एक मैग्नेट को लटका दिया, लाइक दैट। अगर आपने एक मैग्नेट को लटका दिया, उसको बस ठहरे रहने दीजिए, वो जो हिल रहा है ना उसको ठहरने दीजिए। आप हट जाइए, आप हट जाइए। आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद उसे घूम के है ना कहीं तो पहुंच जाएगा, और फिर वो वैसे ही रहेगा। फिर आप उसको क्या करिए, हल्का सा ऐसा हिला दीजिए, वो ऐसा हिलेगा, ऑसिलेट करेगा, और फिर वहीं पे पहुंच जाएगा, वहीं पहुंच जाएगा थोड़ी देर के बाद। तो ये उसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है। डायरेक्टिव, डायरेक्टिव का मतलब डायरेक्शन बताने वाली, और डायरेक्शनैलिटी, डायरेक्शनैलिटी मतलब कोई भी चीज जो सस्पेंड की गई, अगर वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो उसके पास है डायरेक्शनैलिटी। और इस डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोग मैग्नेटिक कंपास बनाते हैं। मैग्नेटिक कंपास, सो कंपास, मैग्नेटिक कंपास, या फिर मैग्नेटिक नीडल, जिससे हम लोग रास्ता पता करते हैं, है ना, इससे हम लोग रास्ता मालूम करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चाइनीज लोग दुनिया में सबसे पहले थे, लगभग आज से 3000 साल पहले उन्होंने मैग्नेटिक कंपास बनाया था। बिकॉज चाइना के बाजू में बहुत बड़ा इलाका भी है सी का, है ना, पूरा सी है ना उसके बाजू में, चाइना के बाजू में। कौन कौन सी है मुझे ज्योग्राफी इतना याद नहीं आ रहा है। येलो सी है, साउथ चाइना सी है, और पता नहीं कौन कौन से समुंदर हैं चाइना के आजू बाजू। तो उसमें वो लोग जो नाविक लोग रहते हैं, मतलब यानी कि बेसिकली जो नौका चलाते हैं, अरे नाव चलाने वाले लोग, नाव, कश्ती वश्ती और जहाज चलाने वाले लोग, वो लोग लेके जाया करते थे बेसिकली, यानी कि इस मैग्नेटिक कंपास या नीडल को, और रास्ता पता किया करते थे। बिकॉज जब आप समुद्र के बीचों बीच होते हैं, आपको कोई किनारा नजर नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से वहां जाएंगे कैसे? और पानी धीरे धीरे सरका सरका के, हो सकता है कि आपको नाव को टेढ़ा करके वापस से उधर ही घुमा दे। आप निकले थे ऐसे, समझ रहे हैं, चाइना से निकले चांदनी चौक पहुंचने के लिए, लेकिन ऐसे जाते जाते नाव हल्का हल्का आपको सरकाती है, मतलब पानी की लहरें हल्के हल्के आपकी नाव को सरकाती जा रही, सरकाती जा रही, सरकाती जा रही, आपको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज आपके आसपास कुछ है ही नहीं देखने के लिए।
सरकते 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 हो सकता है कि आप वापस से उधर ही चले जाए। तो निकले थे चांदनी चौक जाने के लिए, वापस से चाइना पहुंच गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास ये एक मैग्नेट होता है जो कि हमेशा एक तरफ दिखता है। इसके पास डायरेक्शनैलिटी प्रॉपर्टी है। तो चाइनीज लोगों ने सबसे पहले बनाया था, ऐसा कहा जाता है। तो ये तो हो गया डायरेक्टिव और एक हो गया अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? ये तो रास्ता बताने के लिए हो गया। अट्रैक्टिव का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं जैसे कि अपना फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, हम इनका इस्तेमाल करते हैं क्रेन में। क्रेन तो क्रेन होती है, उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। अब जैसे कि जो आप लोगों ने जंक यार्ड्स देखे होंगे, जंक यार्ड्स जो भंगार के जो बड़े बड़े ये होते हैं ना, मतलब जहां पे गाड़ियां स्क्रैप करने के लिए दी जाती हैं। अरे गाड़ी एकदम पुरानी हो गई, 15 साल पुरानी गाड़ी हो गई, उसके बाद उसका जो है गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं करती चलने के लिए। फिर ग्रीन टैक्स भर के थोड़ा कुछ 4-5 साल तक आप उसे पैसा भर के गवर्नमेंट को, और उसका थोड़ा ठीक ठाक मरम्मत करवा के उसको 4-5 साल और चला सकते हैं। और उसके बाद तो आपको कचरे में फेंकना ही है, तो कहीं ना कहीं फेंकोगे ना। तो वो जो जंक यार्ड्स होते हैं, जंक यार्ड्स कहते हैं उन्हें, जंक यार्ड्स, अंग्रेजी वर्ड याद रख लीजिए, जंक यार्ड्स, ठीक है। जंक फेंकने के इलाके, भंगार फेंकने के इलाके। तो जंक यार्ड्स में ना बहुत सारी गाड़ियां ऐसी फेंक दी जाती हैं। तो क्रेन उन्हें यहां से वहां उठा उठा के अरेंज करती है। अब इंसान थोड़ी ना उठा उठा के अरेंज करेगा, बहुत सारी गाड़ियां हैं, हजारों गाड़ियां हैं। तो एक के ऊपर एक ऐसा करके चट्टा बना के पूरा जो है क्रेन्स अरेंज करती है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं हम लोग? तो बेसिकली वो जंक यार्ड्स में कैसे उठाएंगे? तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, उसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, उसको लेके जाते हैं। पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिसिटी से बनने वाला मैग्नेट। तो पहले तो करंट बंद रखते हैं, उसे नीचे लेके आते हैं गाड़ी के पास, फिर करंट चालू कर देते हैं उसके अंदर। करंट चालू करते हैं, वो मैग्नेट बन जाता है। मैग्नेट पकड़ लेता है उस गाड़ी को, उठा लेते हैं, ले जाते हैं, फिर जहां रखना होता है वहां पे ले जाके करंट बंद कर देते हैं। तो फिर से वो नॉर्मल हो जाता है और उसे ड्रॉप कर देते हैं गाड़ी को। सो बेसिकली मैग्नेट्स की दो मेन प्रॉपर्टी है, डायरेक्टिव और अट्रैक्टिव। ये बात आप याद रखेंगे, पहला दूसरा कोई नंबर वाइज कुछ नहीं याद रखना है, कोई भी पहला कोई भी दूसरा है, अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव। ये बात आप लोग 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो, ठीक है, सब मैग्नेटिज्म में। तो इस पर लोग ज्यादा बहस नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, पहले नाम अगर आपको जानना हो, जैसे एग्जाम्स में जो हम आंसर लिखते हैं, तो थोड़ा अगर हम थोड़ी सी जानकारी दे दें, थोड़ी हिस्ट्री बोल दें, तो अच्छा लगता है ना। मतलब टीचर को भी लगता है कि इस बच्चे को नॉलेज है। वरना ऐसा कुछ है नहीं, कोई आपसे नाम पूछने वाला नहीं कि किसने डिस्कवर किया, क्यों डिस्कवर किया। बट ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नेटिज्म जो डिस्कवर हुआ है, मैग्नीशिया नाम की जगह पे डिस्कवर है। मैग्नीशिया, ये मैग्नीशिया है किधर? प्राचीन ग्रीस में। जो ग्रीस नामक देश है, ग्रीस नाम का जो देश है, कहाँ है ये? यूरोप का पार्ट है, यूरोप। तो यूरोप में जो ग्रीस है, वहां पे मैग्नीशिया नाम का शहर था, वहां पर ये चीज मिली थी, और उसी के नाम पे इसका नाम मैग्नेट पड़ गया। वरना मैग्नेट का डायरेक्टली कोई अंग्रेजी में मीनिंग नहीं है, मतलब नहीं है। तो मैग्नीशिया नाम के शहर में मिला तो मैग्नेट नाम हो गया। मान लो चाइना में मिल जाता, चाइनेट रख देते, अरे कुछ भी रख देते यार। मतलब मैं कॉमेडी की बात बता रहा हूँ, कुछ भी नाम रखने को रख सकता था इंसान। इंडिएट रख देते, इंडिएट, इंडिया में मिल गया। एनीवे, सो मैग्नीशिया ग्रीस नाम का जो देश है, वहां का एक शहर है, वहां पे मिला था हमें। चलिए एनीवे, तो ये छोटी मोटी जानकारी आपको होनी चाहिए। ओके, अब आगे क्या? तो बेसिकली ध्यान से देखेंगे, यहां पर सबसे पहला जो पार्ट बोला है, सबसे पहला टॉपिक, इट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज हम लोग जो है देख चुके हैं। टॉर्क टॉर्क देख चुके हैं, किसके केस में देख चुके हैं? पिछला जो मेरा वीडियो था, वन शॉट वीडियो, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो था, उसमें हम लोग देख चुके हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल या लूप पे कितना टॉर्क एक्ट करता है जब उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम लोग लूप ना रख के एक बार मैग्नेट ही रखेंगे, और बार मैग्नेट पे कितना टॉर्क एक्ट करता है वो देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग। ओके, ध्यान दीजिएगा। सो बेसिकली जो लूप था, आपको याद होगा कि यहां पे मैंने बनाया था नॉर्थ पोल, यहां पे नॉर्थ पोल बनाया था, यहाँ पे साउथ पोल बनाया था,
और लूप जो है बीच में कुछ इस तरीके से रखी हुई थी, ये थी लूप जिसमें करंट ऐसे जा रहा था, ऐसे आ रहा था, ठीक है, ऐसे गया और ऐसे आया। और ये रखा हुआ था एक मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर इसको फोर्स फील हो रहा था। तो एक फोर्स इसे अंदर खींच रहा है, एक फोर्स इसे बाहर धक्का मार रहा है, तो ये गोल गोल घूम रहा था और हमें फॉर्मूला आया था टाउ इक्वल्स टू नायाब साइन थीटा। बहुत इजी याद रखना, नायाब, यूनिक, ठीक है, NIAB साइन थीटा। अच्छा एक बात मैं आपको बता देता हूं कि NIA जो है इसको हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, M। अच्छा कभी कभी इसके लिए कोई लोग म्यू वर्ड भी यूज करते हैं, म्यू, तो म्यू वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। म्यू मतलब म्यू जो लेटर है, ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर, वो भी यूज करते हैं। तो म्यू चलेगा, तो म्यू भी साइन थीटा या फिर M भी साइन थीटा। हाँ, इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, नाम याद रखिए, ठीक है। तो एम बी साइन थीटा, तो ये इसका फॉर्मूला है, टॉर्क इज एम बी साइन थीटा, वेर एम क्या है? एम क्या है? एम इज नथिंग बट निया। क्या है? एम निया, निया करके याद रखिएगा, ठीक है। अबे समझे कि नहीं समझे? अकल के पुतलो, एम इक्वल टू एन आई है, ठीक है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल, कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल वर्ड अगर इस्तेमाल नहीं भी किया तो भी चल जाता है। उसका रीजन क्या जानते हैं? मैग्नेट में मोनोपोल तो होता ही नहीं। मैग्नेट का आज तक सिंगल पोल मिला है क्या? कभी मिला है कि नॉर्थ अलग मिल जाए, साउथ अलग मिल जाए? ऐसा कभी मिला है? कभी नहीं मिलता है। इसके ऊपर लोग रिसर्च कर रहे हैं जमाने से कि कैसे ही करके हम ढूंढ लें और नोबेल प्राइज हमें मिल जाए। लोग ट्राई कर रहे हैं, इसके ऊपर मेहनत चल रही है बहुत ज्यादा कि हम किसी भी तरीके से खोज निकालें सिंगल नॉर्थ या सिंगल साउथ। बट ऐसा ऐसा माना जाता है फिजिक्स में कि वो नामुमकिन है। लेकिन नामुमकिन है तो भी क्या, ट्राई करने में क्या हर्ज है? तो लोग अपनी पूरी जिंदगी बेसिकली उस रिसर्च में निकाल देते हैं, ठीक है, कि हो सकता है कोई तरीका हो सकता है कोई तरीका हो ढूंढ निकालने का। जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि टाइम ट्रैवल फ्यूचर में पॉसिबल है लेकिन पास्ट में पॉसिबल नहीं है। तो भले इम्पॉसिबल है तो क्या हुआ, लोग ट्राई करना नहीं छोड़ते। देयर आर पीपल हु आर वर्किंग ऑन टाइम मशीन्स, लोग हैं जो टाइम मशीन पे काम कर रहे हैं। खैर, ऐसे ऐसे पागल, ऐसे सरफिरे लोग ही हमें चाहिए, तभी साइंस आगे बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे जुनूनी लोग चाहिए हमें, जुनूनी, जिनके अंदर जुनून और पैशन हो कुछ कर दिखाने का। तो एम जो है वो है मतलब म्यू भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, एम को म्यू भी बोल सकते हैं, बात याद रखना। सो एम बी साइन थीटा, टॉर्क इज एम बी साइन थीटा। ये कॉइल का पिछले चैप्टर में था, यही चैप्टर में नहीं। अबे इस चैप्टर में क्या है, आओ देखते हैं। तो बेसिकली मेरे पास है दो पोल्स, लेट से, ठीक है, इस तरीके से दो पोल्स हैं, हाँ, और नॉर्थ और साउथ मैंने इसको बना दिया, ठीक है। यहां से जो है फील्ड जा रही है, ये फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब मैं रख देता हूं बीच में इसके यहां पर ऐसा तिरछा उरछा रख देता हूं थोड़ा सा, मैग्नेट, ठीक है। तो मैग्नेट को मैंने ऐसे करके रख दिया, ये मैंने मैग्नेट रख दिया, ठीक है। तो मैग्नेट को जो मैंने रख दिया तो इसका भी तो कुछ नॉर्थ साउथ होगा भाई, तो इसका मैंने नॉर्थ बना दिया इधर, इसका बना दिया साउथ इधर। अब होता क्या है ना कि ये जो नॉर्थ है ना, इस नॉर्थ को रिपेल करता है, तो इसे पुश मिलेगा यहाँ पे, इसे फोर्स मिलेगा यहाँ पे। वैसे ही ये जो साउथ है ना, इस साउथ को पुश करता है, तो इसे भी फोर्स मिलेगा, इसे फोर्स यहाँ मिलेगा। और दोनों फोर्स बराबर के फोर्स होंगे, है ना, क्योंकि ये तो एक तरीके की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर है, तो दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं, इक्वल भी है ऑपोजिट भी है और सेम लाइन में भी नहीं है। तो चीजें गोल घूमना स्टार्ट करती है, चीजें गोल घूमना स्टार्ट करती है। तो ये बंदे को फोर्स जब मिल रहा है एक इधर और एक इधर, तो ये बंदा ऐसे गोल घूमेगा, हाँ के ना। तो इसे टॉर्क महसूस हो रहा है एंड इट इज रोटेटिंग। सिर्फ फोर्स होता है ना तो चीजें चलती हैं, और जब टॉर्क होता है तो चीजें घूमती हैं। तो यहाँ पे टॉर्क मिल रहा है, कपल मिल रहा है। कपल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दो टॉर्क है। टॉर्क कहां से लेते हैं? देखो सुनो, अगर आप सेंटर से ले रहे हो तो वो टॉर्क है, टॉर्क। लेकिन अगर आप फोर्स से फोर्स तक ले रहे हो तो वो कपल है। अरे क्योंकि दो टॉर्क है ना, देखो एक टॉर्क ये वाला है, एक टॉर्क वो वाला है। अरे एक फोर्स का एक टॉर्क, एक फोर्स का एक टॉर्क, दो टॉर्क मिला के कपल। टॉर्क कपल सेम ही चीज है, कपल में खाली डबल चीज है, डबल, दो है, दो, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो कपल एक्ट हो रहा है या टॉर्क एक्ट हो रहा है, दोनों भी कह सकते हैं। तो इस पे एक्ट हो रहा है। अच्छा बाय द वे, इसकी जो डाइपोल मोमेंट होती है उसका डायरेक्शन कहां से कहां होता है? कभी भी याद रखना, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ। ये बात जिंदगी में कभी मत भूलना, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट है एम। अभी हमने पिछले
मतलब ऊपर ही देखा था, एम नाम की कोई चीज होती है, एम डाइपोल मोमेंट हमेशा साउथ से नॉर्थ रहता है, साउथ से नॉर्थ। ठीक है, ये बात याद रखना। तो डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई तो एंगल है, उस एंगल का नाम मैं रख दे रहा हूं थीटा। कोई दिक्कत किसी को थीटा नाम रखने से? बिल्कुल भी नहीं है ना, बहुत सिंपल चीज है। तो थीटा मैंने इसका नाम रख दिया है, ठीक है। ओके, अब हम लोग निकालेंगे टॉर्क। सो टॉर्क का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स और डिस्टेंस, बल्कि डिस्टेंस भी नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन को मैं बी बाई डब्ल्यू लिख रहा हूं, ठीक है, बिटवीन टू फोर्सेस। जो दो जो फोर्सेस हैं उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे कहते हैं टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला है भाई, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, अकल के पुतलो, बहुत ही बेसिक है। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, एक फोर्स का वैल्यू कितना है। अच्छा सुनो, ये जो पोल्स होते हैं ना, पोल्स की एक ताकत होती है, ये सब 11वीं में पढ़ चुके हो, 11th में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो बेसिकली पोल की ताकत होती है स्मॉल एम, स्मॉल एम, ठीक है। ये पॉजिटिव पोल होता है, ये नेगेटिव पोल होता है। साउथ पोल मतलब नेगेटिव पोल, नॉर्थ पोल मतलब पॉजिटिव पोल। तो फोर्स जो उसको महसूस हो रहा है वो एम बी है। अच्छा, मैग्नीट्यूड बोला है, हमको डायरेक्शन चाहिए नहीं, प्लस माइनस चाहिए नहीं, तो ये भी एम बी है और ये भी एम बी है, एम बी। फोर्स होता है एम इंटू बी, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही बेसिक है। फोर्स का फॉर्मूला है एम इंटू बी, एम इंटू बी, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला। किसी भी पोल को जो फोर्स फील होता है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड बी में, मैग्नेटिक फील्ड बी में एम को फील होता है एम बी, मैग्नेटिक फील्ड बी में एम को फील होता है एम बी, एम बी, फोर्स इज एम बी। तो फोर्स लिख दिया एम बी। यहां आ जाओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए इस फोर्स और इस फोर्स के बीच में, इस फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये यहां से यहां तक, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद रखिए। अरे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मेरे भाई, ये थोड़ी ना है, ये नहीं है, ये है, ठीक है। तो ये निकालना है अपने को। अच्छा, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, ये भी थीटा होगा ना। अरे भाई अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा ना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मैथ्स में पढ़ा है ना, गणित में पढ़ा है ना, गणित में करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों इक्वल रहते हैं, ठीक है। सो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, इस बात को याद रखेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, तो वो भी थीटा, ये भी थीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस अब निकालना है हमें। तो अब इस थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो थीटा के सामने वाली साइड है ये साइड क्या है, थीटा के सामने वाली साइड है, थीटा के सामने वाली साइड, तो साइन यूज करेंगे ना, साइन। अच्छा, मैग्नेट की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, कोई मुझे बताएगा, मैग्नेट की लंबाई को हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं 2L, ठीक है। अरे सेंटर से L और उस सेंटर से वहां तक L, सेंटर से L, सेंटर से L, सेंटर से L, सेंटर से L, ठीक है, तो 2L बोलते हैं। तो लेसन ये वाली साइड, सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, अकल के पुत्र, सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? इट विल बी 2L साइन थीटा। अरे सामने साइन, एस फॉर सामने, एस फॉर साइन, एस फॉर सामने, एस फॉर साइन, थीटा के सामने वाली साइड होती है साइन वाली साइड, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देने का, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, 2L, 2L, सो 2L साइन थीटा, ठीक है, 2L साइन थीटा। अरे भाई अगर तुमको ये बेसिक बात नहीं समझ में आ रही तो देख लो, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो ऑपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? 2L, सो 2L साइन थीटा। समझे भाई कि नहीं समझे? सो बेसिकली ये जो 2L है ये हाइपोटेन्यूज है। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी हेरा फेरी करूंगा, तो इसको यहां पे लेके आ जाऊंगा, m इंटू 2L बी साइन थीटा। व्हाट इज m इंटू 2L? ये m इंटू 2L क्या चीज है? सो लिसन, m इंटू 2L को हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो m b साइन थीटा, फिर से वही पुराना फॉर्मूला हमारे समक्ष आ चुका है, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से वही फॉर्मूला हमें मिल चुका है, ठीक है। चलिए, सो एम बी साइन थीटा, देखो एम बी साइन थीटा। सो कॉइल और बार मैग्नेट सेम सेम चीज होता है भाई, कॉइल और बार मैग्नेट बिल्कुल सेम चीज है। बल्कि ऐसा कहा जाता है कि बार मैग्नेट इज लाइक अ मतलब कॉइल इज लाइक अ शॉर्ट बार मैग्नेट, कॉइल इज लाइक अ शॉर्ट बार मैग्नेट। इधर देखो, अगर मेरे पास एक कॉइल है, मेरे पास एक कॉइल है,
तो इसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो लिसन, अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट है क्योंकि इसमें करंट आई बह रहा है, इसमें करंट आई बह रहा है, ठीक है। तो ये जो कॉइल में करंट बह रहा है इसका मैग्नेटिक मोमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है। अपवर्ड में क्यों है? क्योंकि राइट हैंड रूल के अनुसार अगर करंट है एंटी क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर आएगा, ठीक है। और कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट होता है निया। क्या होता है? निया। अच्छा, यहाँ पे वेक्टर साइन लगा दिया ना, तो यहाँ पे भी एरिया पे लगा दो, एरिया भी वेक्टर ही है, ठीक है। एम इक्वल टू निया। अच्छा, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स। अगर एक ही टर्न रहेगा तो टर्न एक ही रहेगा। अरे मतलब ये तो जैसे मैंने यहाँ पे एक ही टर्न बनाया है, हालांकि मेरा मकसद एक टर्न का नहीं था, एन टर्न्स का था। सो देयर आर लाइक एन टर्न्स, एन टर्न्स का कॉइल है। बट सपोज एक ही टर्न रहा तो एन की जगह पे 1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा मिया। अब तो और आसान हो गया आपके लिए याद करना, मिया, इट्स सो इजी। तो कॉइल अगर रहेगा ना तो कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट ये रहता है, ठीक है। और अगर बाहर मैग्नेट रहा तो बाहर मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मोमेंट रहता है वो भी नॉर्थ से साउथ रहता है भाई, नॉर्थ से साउथ रहता है, सॉरी साउथ से नॉर्थ रहता है। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ठीक है। कॉइल में ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ठीक है। तो साउथ से नॉर्थ रहता है एंड उसका फॉर्मूला होता है m इंटू बी, ठीक है। m इंटू, ओह डिड आई कमिट सम मिस्टेक? यस आई डिड, इट इज m इंटू 12। आई एम सो सॉरी, m इंटू 12, ठीक है। m इंटू 12, कभी कभी मैं क्या भावनाओं में बह जाता हूँ। सो m इंटू 12, m कितना है? m इंटू 12 है, ठीक है। ये मैग्नेटिक मोमेंट है बार मैग्नेट का, ये मैग्नेटिक मोमेंट है किसका? कॉइल का। समझ रहे? कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट। और कॉइल और बार मैग्नेट सेम सेम है, क्यों? क्योंकि दोनों में ऐसा होता है कि सेंटर में से तो लाइन सीधी गई, सेंटर में से सीधी गई, लेकिन अगर थोड़ा साइड की लाइन देखोगे ना, साइड की लाइन तो वो ऐसी हो जाती है, थोड़ी कर्ल हो जाती है, यहाँ से ऐसे करके वापस अंदर आती है। सो इट गोज लाइक दैट। फिर वो इस साइड की लाइन ऐसे घूम के अंदर आती है, ठीक है। और इसमें भी यही होता है, बल्कि इसमें तो सबसे पहले हम जानते हैं कि होता है ऐसा, है कि नहीं? आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? तो एक कॉइल और एक छोटा सा बार मैग्नेट सेम चीजें हैं। सो कॉइल का है m इक्वल टू निया और ये है m इक्वल टू m इंटू 12, m इक्वल टू निया, m इक्वल टू m इंटू 12। ये बात याद रख लेंगे, ठीक है। अरे हाँ क्या ना भाई, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, कौन? इलेक्ट्रॉन। जब वो घूमता होगा, जब वो घूमता होगा, किस में घूमता होगा? और इलेक्ट्रॉन जब गोल घूमता होगा एटम में, न्यूक्लियस के अराउंड, तो बेसिकली उसमें भी तो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता होगा। तो कितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है आइए देखते हैं। किधर गया भाई मैग्नेटिक मोमेंट वाला कॉन्सेप्ट? हाँ ये, तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन जो कि एटम के चक्कर काट रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है एटम के, एटम में, एटम के नहीं, एटम में, थोड़ा अच्छी हिंदी का प्रयोग कर लेता हूं, एटम में न्यूक्लियस के चक्कर काट रहे हैं, न्यूक्लियस के चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? क्यों 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 मैग्नेटिक मोमेंट क्यों होगा? मैग्नेटिक मोमेंट क्यों होगा? अभी अभी बताया ना कि कॉइल का m इक्वल टू एन आई ए होता है कॉइल का। और अगर इलेक्ट्रॉन गोल घूमने स्टार्ट कर दे तो ये भी तो करंट कैरिंग कॉइल बन गया ना। अरे अगर इलेक्ट्रॉन गोल घूमे तो वो भी तो करंट कैरिंग कॉइल जैसा हो गया, हाँ के ना? तो उसका भी मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सो एक ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन, ये क्या हुआ? सो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है ऐसे, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो चक्कर काट रहा है ऐसे। एक सेकंड ना, थोड़ा खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, देखते हैं बना पाता हूं कि नहीं बना पाता हूं। चलो लगभग बना ही लिया है, ठीक है। तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस जिसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, सो ये है इलेक्ट्रॉन हमारा। इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन मान लो एक छोटा सा पार्टिकल है जो कि इधर जा रहा है, ठीक है, विद स्पीड v। सो इलेक्ट्रॉन की स्पीड v है ना, इलेक्ट्रॉन v स्पीड से घूम रहा है। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, अगर सोचा जाए एक बात। अच्छा भाई, तभी यहां से यहां तक
ये जो डिस्टेंस इसको क्या कहते हैं हम लोग, आर कहते हैं। पोजीशन वेक्टर या फिर रेडियस वेक्टर, ये आपकी मर्जी है, आप कहना चाहे कुछ भी कह सकते हैं, पोजीशन वेक्टर नहीं तो रेडियस वेक्टर। अरे समझ पा रहे हो भैया, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर या फिर व्हाट, रेडियस वेक्टर। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू इंप्लाई। सो बेसिकली पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर। ओके, एनीवेज नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली कि ये है आपका स्पीड, ये है रेडियस। अब हाँ, एक बात जो मैं कहते कहते रुक गया था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कहाँ होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा ऊपर, एंगुलर मोमेंटम ऊपर होगा। ऊपर कैसे होगा, राइट हैंड रूल, कोई भी पार्टिकल रहने दो, इलेक्ट्रॉन ही नहीं, अगर एक गाड़ी भी रोड पे ऐसे गोल घूम रही है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल जो एंगुलर मोमेंटम है ऊपर आएगा, एंगुलर मोमेंटम। लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब करंट ऐसे घूम रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के घूमने का डायरेक्शन और करंट के घूमने का डायरेक्शन एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। अरे अगर एक वायर है, वायर, उसमें इलेक्ट्रॉन अगर इधर चल के जाता है ना तो करंट इधर बहता है। इस बात को याद रखिए, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, और करंट का मतलब होता है पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो। करंट का मतलब होता है पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो, लेकिन वायर में पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो नहीं होता है, नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है। तो हम क्या कहते हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज इधर जा रहे हैं ना तो हम अज्यूम कर लेंगे कि पॉजिटिव चार्ज उधर जा रहा है। तो अगर नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, तो मतलब करंट इधर है, ठीक है। सो बेसिकली याद रखिएगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमा मतलब करंट क्लॉकवाइज है, और करंट अगर क्लॉकवाइज है तो आप जो यूज कर रहे हैं मिया, मिया यहाँ पे एक ही टर्म है ना, अरे एक ही इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल घूम रहा है ना, तो एन नहीं आएगा, मिया। तो लिसन वेरी केयरफुली, एम इक्वल टू आई ए। तो क्या करना होता है कि अगर करंट ऐसा है, करंट अगर ऐसा है, करंट अगर ऐसा है तो अपनी उंगलियों को ऐसा करंट के डायरेक्शन में करने का, एम नीचे आएगा। सो एम नीचे आ गया, ठीक है, एम नीचे आ गया। सो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगुलर मोमेंटम है ऊपर और मैग्नेटिक मोमेंट है नीचे, मैग्नेटिक मोमेंट नीचे है, ठीक है। इस बात को सभी लोग याद रखेंगे। अब मैं इससे क्या करने वाला हूं मैं आपको दिखाता हूं, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करंट? करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। होता है कि नहीं होता है? अपने पास चार्ज कौन सा है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन का। तो उसको मैं माइनस ई लिख सकता हूं, ठीक है, माइनस ई अपॉन टी। अरे इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज है ना भाई, ठीक है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, मुझे ये जो स्मॉल टी है ये नहीं लिखना चाहिए, मुझे अब लिखना चाहिए कैपिटल टी। कैपिटल टी क्यों लिखना चाहिए? देखो ये क्या है, कोई भी चार्ज कोई भी टाइम, कोई भी चार्ज कोई भी टाइम, जो टाइम ले रहे हो उसके अंदर जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो लो। अब मैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले रहा हूं, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज फ्लो कब हो रहा है? एक टाइम पीरियड में। एक इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज एक टाइम पीरियड में फ्लो हो रहा है, एकदम सिंपल सी बात है। अगर 50 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे एक एक चक्कर काटने में, 50 इलेक्ट्रॉन, तो मैं 50 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेता और वो जो टाइम लग रहा है वो ले लेता, टाइम पीरियड बोल दो या कुछ और बोल दो, वो ले लेता। समझो इस बात को, ये कुछ भी चार्ज है कुछ भी टाइम है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इतने टाइम में ये चार्ज फ्लो हो रहा है, एक टाइम पीरियड में एक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, बस। अरे एक टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड बोले तो जहां से शुरू किया वहीं पे वापस लौटने का टाइम, जहां से शुरू किया वहीं पे वापस लौटने का टाइम। तो एक टाइम पीरियड में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो इसलिए कैपिटल टी। टाइम पीरियड है ये खाली टाइम है, ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड, एक चक्कर काटने का वक्त। तो आई इज माइनस ई बाई कैपिटल टी। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, बट टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बाई वी। कैसे लिखा? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 2 पाई आर है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और स्पीड कितनी है? v है, ठीक है। तो 2 पाई आर बाई वी। सो देयरफॉर यहां पे क्या बन जाएगा? I इक्वल्स टू माइनस ई बाई 2 पाई आर अपॉन वी, वो नीचे का v मैं ऊपर ले जा रहा हूं, तो ई वी बाई 2 पाई आर। अरे समझ पाए भाई कि नहीं समझ पाए? कितना सिंपल है। तो I इक्वल्स टू माइनस ई वी बाई 2 पाई आर, है ना, बहुत ही सिंपल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो लिसन, जो वी नो दैट, भले याद नहीं है, पता नहीं है, लेकिन लिखने का, वी नो दैट m इक्वल्स टू आई ए। होता है कि नहीं होता है? m इक्वल्स टू आई ए होता है कि नहीं होता है? मिया,
ठीक है, होता है। अभी देखा था ना थोड़ी देर पहले, m इक्वल टू आई है, तो मियाँ लिख दिया, तो m इज इक्वल टू करंट कितना है भाई, करंट कितना है अपने पास, ये है माइनस ईवी बाई 2πr, ठीक है। और एरिया कितना है, अरे भैया सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, इट इज पाई आर स्क्वायर। अरे होता है कि नहीं होता है पाई आर स्क्वायर। तो अब देखो जरा ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना, तो यहां से एक पाई कैंसल, एक आर कैंसल, है ना, तो m की वैल्यू आ गई, m इज इक्वल्स टू माइनस ई वी बाई टू इंटू आर, ई वी आर बाई टू, एम इक्वल्स टू माइनस ई वी आर बाई टू। अब ध्यान से एक और चीज देखो, m इज इक्वल्स टू माइनस, यहां पे मैं ले रहा हूं e बाई टू एम, ई बाई टू तो है ही, m ले रहा हूं, m ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एम वी आर। कोई मुझे बताएगा आप में से कोई सज्जन व्यक्ति कि व्हाट इज एम वी आर, व्हाट इज एम वी आर, एम वी आर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, कम ऑन, वेरी नाइस। तो कुछ बच्चों ने जवाब दे दिया एंगुलर मोमेंटम। सो m इज इक्वल्स टू माइनस ई बाई टू एम इंटू एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, m इक्वल्स टू माइनस ई बाई टू एम इंटू एंगुलर मोमेंटम, m इक्वल्स टू माइनस ई बाई टू एम इंटू एल, ठीक है। अब लिसन वेक्टर फॉर्म में इसे लिखेंगे, m बार इज माइनस ई बाई टू एम इंटू एल बार। अब देखो जरा ध्यान से, दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, ये बहुत सही लग रहा है। क्यों सही लग रहा है, m और l ऑपोजिट है, m और l ऑपोजिट है, माइनस आ गया ना, ऑपोजिट है। और हमने भी तो वही देखा था ना कि वो दोनों ऑपोजिट हैं सच में। देखो जरा ध्यान से, दिख रहा है, l ऊपर है m नीचे है, ये माइनस साइन उसी की वजह से आ रहा है कि नहीं। तो चलो अब से हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। m का जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, वो है e बाई टू एम इंटू एल, ठीक है। और m बाई एल इक्वल्स टू e बाई टू एम होता है, इसे हम कहते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशियो। क्या कहते हैं, जायरो मैग्नेटिक रेशियो। ये आपके भी फिलहाल किसी काम का नहीं है, बट एमसीक्यूज में नॉर्मली आ जाता है कि व्हाट इज जायरो मैग्नेटिक रेशियो। तो अगर m बाई एल दिया है तो भी टिक मार्क कर दो, या e बाई टू एम दिया है तो भी टिक मार्क कर दो, ठीक है। तो इसको कहते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशियो। आपके इतना ज्यादा काम का नहीं है, बट ये काम आता है एटॉमिक फिजिक्स में बहुत ज्यादा। एटॉमिक फिजिक्स जब पढ़ाई करते हैं ना, वहां पे बहुत काम आता है। मतलब साइंटिस्ट लोग जो पढ़ाई करते हैं एटॉमिक फिजिक्स की, वहां पे काम आता है। बट एनीवे तो प्रॉब्लम्स में तो हमें इस्तेमाल हो ही सकता है, तो हम जायरो मैग्नेटिक रेशियो याद रखेंगे। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, सो यहां पर आपने सुना होगा बोर्स सेकंड पोस्टुलेट, बोर्स सेकंड पोस्टुलेट कभी सुना है कि नहीं सुना है, बोर्स सेकंड पोस्टुलेट। बोर्स सेकंड पोस्टुलेट क्या बोलता था कि एंगुलर मोमेंटम होता है एन एच बाई टू पाई। याद आ रहा है? अरे अगर नहीं याद आ रहा है तो प्लीज मेरा वन शॉट वीडियो जो दिया हुआ है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर वाला, वहां जाके चेक कर लो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर वाला जो वन शॉट वीडियो है, वहां जाके चेक कर लो। सो एल इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा देखिए जरा ध्यान से, m इक्वल्स टू, ये जो l है उधर चला जाएगा, सो m इक्वल्स टू e बाई टू एम, और l की जगह पे l इधर आ गया ना, l की जगह पे एन एच बाई टू पाई। और फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट ही लोगे खाली, तो n कितना हो जाएगा, पहले ऑर्बिट के लिए n कितना होगा, कम ऑन। अरे भैया हैंग हो गया क्या मेरा स्क्रीन, कभी कभार हाँ थोड़ा सा अटक जाता है। सो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, हाँ n इक्वल्स टू वन, ठीक है। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n इक्वल्स टू क्या है, वन है। सो m की वैल्यू हो जाएगी ई एच बाई फोर पाई एम। ये देखो ई एच, n तो वन हो गया, और टू टू जा फोर, पाई और m, फोर पाई एम। सो इसे क्या कहते हैं, सुनिए, इसे कहते हैं बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन इसका नाम है। नील्स बोर ने इसके बारे में चर्चा की थी ना, उसको ही श्रद्धांजलि देने के लिए उसके नाम पे रख दिया है बोर मैग्नेटॉन। m इक्वल्स टू ई एच बाई फोर पाई एम, समझ गए? अच्छी वैल्यू है, याद रख लीजिए, एमसीक्यूज में कहीं काम आ सकती है। तो बेसिकली ई एच बाई फोर पाई एम बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन क्या है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की जितनी भी वैल्यूज होती है ना दुनिया में, उनमें से सबसे बेसिक वैल्यू बोर मैग्नेटॉन है, सबसे बेसिक, सबसे कम, फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू। तो फर्स्ट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है तो बेसिकली हमें मिलता है यही बोर मैग्नेटॉन जितना मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है। तो हाइड्रोजन एटम जो है सबसे बेसिक है ना दुनिया में सबसे बेसिक एटम कौन सा है, हाइड्रोजन एटम।
तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना ही है हाइड्रोजन एटम का। सबसे बेसिक है ना, अरे एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन, कम ऑन। तो आई होप कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आई है, जो कि बहुत ही बचकानी है, कुछ इसमें था ही नहीं इतना कुछ हार्ड। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं सामने से हट जा रहा हूँ, ध्यान से ले लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। आगे बढ़े हम लोग अभी, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, थोड़ा साइड वाइड में कर देता हूं मैं, ठीक है, और आगे जाते हैं, कोई अच्छी चीजें और देखते हैं, मस्त वाली, मजेदार। सो राइट, किधर गया, हाँ। तो हम लोगों ने बोर मैग्नेटॉन देख लिया। देखो बोर मैग्नेटॉन, और इसकी वैल्यू जो यहाँ पे लिखी है ना भाई, ये याद रखना, इसकी जो वैल्यू लिखी हुई है, तो इसकी जो वैल्यू लिखी है, प्लीज रिमेंबर दिस, व्हाट हैपेंड, गॉड डैम इट। सो इसकी जो वैल्यू लिखी हुई है, व्हाई द पेंसिल इज नॉट वर्किंग, हाँ। सो बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू 9.274 इंटू 10⁻²4, 9.274 इंटू 10⁻²4 इसकी वैल्यू है। थोड़ा सा याद रख लेना, कभी एमसीक्यूज में काम ही आ जाए, है कि नहीं। तो एक ये चीज आपको बस याद रखनी है, ओके। चलिए एनीवे आगे बढ़ते हैं हम लोग। और भी एक इंटरेस्टिंग इसमें एक चीज है। अच्छा, इसमें दिया हुआ है, देखो मैग्नेटिक मोमेंट डिफरेंट चीजों का बोर मैग्नेटॉन के टर्म्स में, देखो कितना दिया है। जो Fe3+ है, Fe3+ मतलब Fe+++, मतलब ट्रिपली आयोनाइज्ड आयरन, ट्रिपली आयोनाइज्ड है ना। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन एक निकाला, फिर एक और निकाला, फिर एक और निकाला, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया आयरन में से। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो दिया हुआ 3d5, और उसका इफेक्टिव बोर मैग्नेटॉन दिया हुआ है 5.9। ये वैसे एग्जाम में कोई पूछने वाला नहीं है, खाली बस वैल्यूज एक बार देख लेना, याद बिल्कुल भी मत करना, कोई नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, ठीक है, दे विल नेवर आस्क यू। एक आइडिया मिलना चाहिए कि ये ज्यादा इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट है आयरन के पास, कोबाल्ट के पास उससे थोड़ा कम है, और जो अपना ये नाइट्रोजन है उसके पास और भी कम है, ठीक है। तो ऐसा बस खाली याद रखने के लिए आप याद रख लेंगे, ओके। अरे नाइट्रोजन नहीं, ये गलत दे दिया, नाइट्रोजन कैसे आ सकता है यहाँ पे, ओह शिट, अपनी टेक्स्ट बुक भी है ना, मिस्टेक बहुत करती है। दिस इज नॉट नाइट्रोजन, इट कांट बी नाइट्रोजन, इट इज इम्पॉसिबल। ये जो चीज है, लेट मी टेक द पेंसिल, वेयर द हेल इज माय पेंसिल, हाँ। तो ये जो है, ये नाइट्रोजन नहीं है भैया, ये निकल है, निकल। क्या है ये, निकल है, निकल। अरे निकल, निकल नहीं, निकल, NiCkel, निकल, सो Ni, सो निकल का दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन कहां से फेरस मटेरियल हो गया, फेरस मटेरियल में आपका ये आता है आयरन, कोबाल्ट, निकल, ओके। एनीवे चलो, ये तो हमको समझ में आ गया, बराबर, इसको हटाते हैं अभी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज जो है ऊपर दी हुई है, थोड़ा ऊपर रह गई है, राइट, यहां पर है, ओके। तो अगर एक डाइपोल को अगर रखा, मतलब डाइपोल बोले तो किसको बोलते हैं डाइपोल, बार मैग्नेट को। तो डाइपोल को अगर अपन ने रखा मैग्नेटिक फील्ड में और उसे जरा सा हिला दिया, तो क्या करेगा वो, ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट। जैसे कि मैंने क्या कहा था कि आप छत से, अपने घर की सीलिंग से, सीलिंग छत, उसमें से धागा लटका दो और उस पर एक मैग्नेट लटका दो, बार मैग्नेट लटका दो, और उसे थोड़ा सा पुश दे दो, उसे धक्का मार दो, तो वो ऑसिलेट करता है। तो ऑसिलेट कर रहा है, इसका मतलब ये कि उसको जब हम यहां से यहां सरकाते हैं ना, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है, और फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, फिर काइनेटिक से पोटेंशियल, काइनेटिक से पोटेंशियल, ऐसा चलता रहता है, और बंदा ऑसिलेट होता है। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी जब हम उसे थोड़ा सा घुमा देंगे, छोड़ के बाद में ऑसिलेट होगा, छोड़ देंगे तो बाद में ऑसिलेट होगा, ये बात की बात है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी डेवलप होगी, आइए वो देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो इसे मैं हटा रहा हूं यहां से, और मैं आपको दिखाता हूं किधर गया, ओके। सो लिसन वेरी केयरफुली, आप लोग ने सुना ही होगा कि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल वर्क डन इज फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अरे वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सुना है कि नहीं सुना है। तो वैसे ही वर्क डन इज टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अरे भैया, किसी चीज को चलाना है तो डिस्प्लेस करना है तो फोर्स देना पड़ता है, किसी चीज को घुमाना है, एंगुलरली डिस्प्लेस करना है, एंगुलर, घुमाना है, घुमाना है,
घुमाना है, घुमाना है, तो भैया टॉर्क देना पड़ेगा ना। अरे चलाना है, फोर्स देना पड़ेगा, घुमाना है, टॉर्क देना पड़ेगा। तो वर्क डन तो दोनों ही केस में होगा ना, वर्क डन। तो ये फॉर्मूला हमें पता है, इसकी हमें अभी कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी हमें आवश्यकता है, इसकी हमें जरूरत है, क्योंकि हम घुमा रहे हैं मैग्नेट को, घुमा रहे हैं। अरे मैग्नेट को घुमा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, व्हाट द हेल हैपेंड। हाँ, सो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है। अब इसी के बीच में रख दिया हमने बाहर मैग्नेट, ठीक है। जब हम बाहर मैग्नेट को रख देंगे इस तरीके से, तो उसे टॉर्क फील होगा, टॉर्क फील होगा। ये उसका मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट, उसे टॉर्क फील होगा, वो ऐसा रोटेट होना चाहेगा, ऐसा रोटेट होना चाहेगा। मान लो हो गया, रोटेट हो गया, तो उसे जब मैं थोड़ा सा टिल्ट करूंगा तो कुछ वर्क होगा ना, थोड़ा सा टिल्ट करूंगा, थोड़ा सा बाई डी थीटा अमाउंट। तो मैं काम करता हूं, थोड़ा खूबसूरत सा बना ही लेता हूं ताकि सबको अच्छे से समझ में आए। ध्यान दीजिए, ये है मेरा मैग्नेट। अब मैं मैग्नेट के लिए मैग्नेट नहीं बना रहा हूं, मोमेंट बना दे रहा हूं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बना दे रहा हूं, ठीक है। ये कुछ तो एंगल थीटा पर था, बट इसे मुझे कुछ एंगल से कुछ एंगल तक ले जाना है, कुछ एंगल से कुछ एंगल तक ले जाना है। तो पहले थोड़ा सा घुमा के देख रहा हूं, हल्का सा, इसको हल्का सा घुमा के देख रहा हूं, बाय एन अमाउंट डी थीटा, बाय अमाउंट कितना, डी थीटा, डी थीटा, ठीक है। डी थीटा अमाउंट से इसे घुमा के देख रहा हूं, थोड़ा सा घुमा के देख रहा हूं, डी थीटा अमाउंट से घुमा रहा हूं। तो मुझे वर्क करना पड़ा, डी डब्ल्यू इज टी डी थीटा, सॉरी टाउ डी थीटा, टाउ डी थीटा। वर्क डन इज हाउ मच, टाउ डी थीटा, वर्क डन इज टाउ डी थीटा, टाउ डी थीटा। ये वर्क डन हो गया। लेकिन मुझे तो पूरा घुमाना है ना, कोई एंगल था 10 डिग्री, वहां से ले जाना है 90 डिग्री, या कोई एंगल था 20 डिग्री, ले जाना है 110 डिग्री, समथिंग लाइक दैट। कुछ भी एंगल से कुछ भी एंगल तक ले जाना है, तो फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन। देयरफॉर टोटल वर्क डन इज, सो इंटीग्रेट करेंगे दोनों बाजू, तो ये बन जाएगा W, और वो बन जाएगा इंटीग्रल टाउ डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। हाँ क्या ना, बनेगा ना। सो वर्क हो गया, ये हो गया टाउ डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है, इट इज एम बी साइन थीटा, है ना। अरे टॉर्क का फॉर्मूला एम बी साइन थीटा, अभी तो देखा थोड़ी देर पहले। सो एम कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर छूट जाएगा, तो सिर्फ साइन थीटा, डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। हाँ के ना। सो W इक्वल्स टू एम बी, ठीक है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। अरे हाँ के ना भाई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो ये बन जाएगा वर्क डन इज एम बी माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अरे ये माइनस है ना, तो इधर भी लगाएंगे और उधर भी लगाएंगे, ठीक है। लेकिन बीच में माइनस भी आएगा ना, क्योंकि हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर तुमको ये सब बेसिक बातें नहीं समझ में आती है ना भाई, तुम लोग चुपचाप है ना मिटा दो, ये मिटा दो, मैं हो जाए मीडिया, चलो मीडिया। तो और इसे बाहर ले लो, कहाँ ले लो, बाहर ले लो, इसे भी मिटा दो, अच्छे से लिखो, हाँ बाहर ले लो, बाहर बोले तो इधर ले लो, इधर, ठीक है। इसे भी मिटा दो, हटा दो इसको जल्दी फटाफट, हटा दिया, एम बी हो गया, माइनस हो गया। अबे अकल के पुतलो, ये माइनस को मैंने बाहर खींच लिया, माइनस है ही नहीं। cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, इतना तो करना पड़ेगा ना, इतना तो करना पड़ेगा, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, तो हो गया वो, ठीक है। फिर माइनस अगर अंदर खींचोगे तो ये बन जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ऐसे कैसे हुआ, जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया, ठीक है, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है ना, सही है। तो ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसमें स्टोर हो जाता है। इट इज माइनस एम बी, सॉरी माइनस क्यों लिख रहा हूं मैंने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस क्यों लिख रहा हूं, माइनस गलत लिखा था, माइनस हट जाएगा। अरे माइनस अंदर ले लिया ना भाई, माइनस अंदर ले लिया तो ये बन गया। तो इट इज एम बी कॉस थीटा, डिड आई कमिट सम मिस्टेक, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बराबर है, दिस इज परफेक्ट, ये बिल्कुल राइट है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये है। अरे हम जो भी वर्क कर रहे हैं ना, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पेंसिल है, पेंसिल इसे नीचे से उठा के मैं ऊपर ले गया, नीचे से उठा के ऊपर लेके गया, तो मैंने वर्क किया ना, और ये वर्क
पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, क्योंकि जब मैं इसे यहां से छोड़ दूंगा तो ये वापस से ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बन गई क्योंकि मैंने वर्क किया तो वर्क बन जाता है पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। लेकिन लिसन, साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में क्या है मालूम है, कि हम ऐसा मान लेते हैं कि जो डाइपोल है, डाइपोल या बार मैग्नेट, तो ये शुरुआत में 90 पे था। क्या मान लेते हैं कि 90 पे था। किस पे था ये? 90 पे। और इसे कोई थीटा एंगल घुमा रहे हैं, तो अगर शुरुआत में 90 पे था तो थीटा 1 हो गया 90, और इसे कोई तो एंगल पे घुमा रहे हैं तो थीटा 2 को सम एंगल थीटा ले रहे हैं, सम थीटा डिग्री। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी फिर क्या बन जाएगी? इट विल बी माइनस एम बी कॉस थीटा। कैसे आ गया माइनस एम बी कॉस थीटा? कॉस 90 जीरो हो गया और ये कॉस थीटा है। क्या है ये? कॉस थीटा, समझे? तो कॉस थीटा आ गया और वो भी माइनस है ना, तो माइनस में आ गया कॉस थीटा। अरे माइनस है ना, तो माइनस कॉस थीटा हो गया और एम बी हो गया, है कि नहीं? अरे बहुत ही सिंपल है मेरे भाई, बहुत ही सिंपल है। अरे साइंटिस्ट लोग के दिमाग में आया कि जिंदगी आसान बनाए ना, इतना लंबा फॉर्मूला कौन याद करेगा? तो मान लो कि शुरू में वो था 90 पे और 90 से कहीं भी उसे घुमा रहे हैं, कोई भी एंगल घुमा रहे हैं, 90 से कोई एंगल घुमा रहे हैं। सो फिर एक शॉर्ट फॉर्मूला इसका ये भी है, ठीक है? तो लोग अगर कोई बता देना एग्जैक्टली कि कहां से कहां तक, एक एंगल से दूसरे एंगल तक अगर बता दें, तो तुम कहोगे ये वाला फॉर्मूला राइट फॉर्मूला है और तुम इसे इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर वो खाली बोलते हैं कि इस एंगल पे रखा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो वो एक ही एंगल दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। दो एंगल दिए यहां से लेके यहां गए कितना पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुआ, तो ये फॉर्मूला। और पूछा कि इस एंगल पे घुमाने पर कितना पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये फॉर्मूला, ठीक है? तो दोनों फॉर्मूले दिमाग में याद रखना, ठीक है? बहुत ही सिंपल है। आई होप कि तुम लोग की खोपड़ी में बातें घुस रही हैं भाई मेरे, है ना? बहुत ही सिंपल सी बातें हैं सब, ठीक है? चलो मार लो इसका स्क्रीनशॉट, मार लो। लिया स्क्रीनशॉट? लिया? बढ़ू आगे? स्क्रीनशॉट ले लिया? थोड़ा सा और नीचे, हाँ बस यहां से, ठीक है? आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको ऊपर कर देता हूं। ओके, सो ये वाला माइनस एम बी कॉस थीटा वाला अपना काम हो गया, ठीक है? माइनस एम बी कॉस थीटा वाला अपना काम हो चुका है। अरे समझ में आई बात मेरे भाई? क्या नहीं समझ में आई? समझ में आ गई ना? सो इट इज डैम इजी, कम ऑन। वैसे लग रहा है ये डेरिवेशन भी लोग ने गड़बड़ कर दिया है ना, गलत किया है। क्या क्या बनाई टेक्स्ट बुक यार हमारे प्यारे प्यारे भाइयों ने। अगर ध्यान से देखोगे तो ये गड़बड़ है। अरे जो मैंने करा है वही राइट है भाई, वही राइट है, लड़ जाना उसके लिए आप लोग। क्या है मतलब, समझ में नहीं आ रहा है यार। साइन थीटा का इंटीग्रेशन किया तो माइनस कॉस थीटा तो आ गया। अब कॉस थीटा में अगर तुमने जीरो और थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया तो एक तो हो जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा और एक हो जाएगा कॉस जीरो, और कॉस जीरो तो 1 होता है ना, इन लोगों ने गायब कैसे कर दिया? कॉस जीरो तो 1 रहता है ना, तो वो तो गायब ही कर दिया लोगों ने, खाली कॉस थीटा बचा लिया, कॉस जीरो को गायब कर दिया। कॉस जीरो तो 1 होता है, जीरो थोड़ी ना होता है। तो वो 90 वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बोला ना, वही राइट है। 90 से जीरो पे लेके गए तो ये फॉर्मूला आ सकता है, मतलब 90 जीरो पे, 90 से थीटा पे लेके गए, 90 एंगल से कोई थीटा एंगल पे लेके गए तो ये फॉर्मूला आ सकता है, वरना ये फॉर्मूला रॉन्ग है। ये बिल्कुल रॉन्ग तरीके से किया लोगों ने, बिल्कुल गलत है। चलो एनीवे और इस टेक्स्ट बुक में है कुछ 20 से 30% मिस्टेक है, तो अब कुछ नहीं कर सकते। प्रॉब्लम्स में तो न्यूमेरिकल्स में आपको मालूम ही है ढेर सारी मिस्टेक्स हैं, अलग अलग चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इसमें उसमें, बट एनीवे तो आगे बढ़ते हैं अभी। लेट्स नॉट वेस्ट अवर टाइम, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी कितना डेवलप हुआ वो तो मालूम पड़ गया। अरे मैग्नेट था ऐसा, उसे घुमा दिया ऐसा, पोटेंशियल एनर्जी कितना डेवलप हुआ ये तो मालूम पड़ गया। अब मालूम ये करना है कि भैया वो जब उसे छोड़ेंगे तो कैसे हिलेगा, वो कितने टाइम में हिलेगा, तो टाइम पीरियड निकालना है। तो आइए टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम पीरियड निकालते हैं, ठीक है? टाइम पीरियड। सो अभी हम लोग कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग बार मैग्नेट। सो बार मैग्नेट जो ऑसिलेट हो रहा है उसका टाइम पीरियड हम निकाल रहे हैं, ठीक है? सो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है? उसका टाइम पीरियड हम लोग निकाल रहे हैं। सो अभी एक बंदा ऑसिलेट हो रहा है ना, बार मैग्नेट ऑसिलेट हो रहा है,
उसके पास जो मतलब यानी कि टॉर्क का फॉर्मूला है, टॉर्क, उस पर जो टॉर्क फील हो रहा है उसको, टॉर्क वो कितना है, दैट इज टॉर्क कितना है इसके ऊपर, उसके ऊपर टॉर्क है एम बी साइन थीटा, ठीक है। अरे एक बंदा है मैग्नेट, उसे अगर आपने छोड़ दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो घूम के सीधा हो जाएगा ना। अरे अगर एक बंदा इस तरीके से था और ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है एंगल थीटा, तो उसे यहाँ पे फोर्स और यहाँ पे फोर्स लगेगा, वो घूम के सीधा हो जाएगा। तो अगर आपको उसे ऑसिलेट करवाना है तो उल्टे डायरेक्शन में टॉर्क देना होगा ना, उल्टे डायरेक्शन में उसे घुमाना होगा ना। अबे ये तो ऐसा घूम के सीधा होना चाह रहा है, तो मैं उसे थोड़ा सा उल्टा घुमाना होगा और छोड़ना होगा। उल्टा घुमा के छोड़ोगे तो फिर वो ऐसा ऐसा हिल सकता है, समझ रहे हो। तो ऐसा मान लो, ऐसा मान लो कि ये बंदा पहले ऐसा था, है ना। तो ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड और ये है बंदे का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अरे ये बंदा ऐसा पड़ा हुआ है, अच्छा अलग कलर यूज कर लूं, अलग कलर यूज कर लेता हूं इसके लिए। तो ये है हमारा बार मैग्नेट जो ऐसे पड़ा हुआ है, इसे मैंने अगर यहां से हिला के ऐसा घुमा दिया ना, उल्टा टॉर्क देके उल्टा, और छोड़ दिया तो वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हिलेगा, ऑसिलेट करेगा। तो हम दे रहे हैं उल्टा टॉर्क, इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे माइनस। उल्टा टॉर्क देना पड़ेगा मेरे भाई, उसे थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा और छोड़ना पड़ेगा, तो फिर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड हिलेगा। तो टॉर्क इज माइनस एम बी साइन थीटा। आप लोगों ने ये तो सुना ही है ना, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, फोर्स इक्वल्स टू मा, सुना है ना भाई, एफ इक्वल्स टू एम ए, न्यूटन का सेकंड लॉ। तो वैसे ही टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, फोर्स, टॉर्क, इनर्शिया, मास मतलब इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर, अरे यहां पे सब सीधा सीधा, यहां पे सब गोल गोल है, गोल गोल। सो फोर्स इज मास इंटू एक्सीलरेशन, टॉर्क इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सीलरेशन। समझ गया बेटा। तो अभी हम लोग ये यूज नहीं करेंगे, ये यूज करेंगे, बिकॉज हम गोल गोल चीजों की बातें कर रहे हैं, है ना, सब गोल चीजों की बातें कर रहे हैं। तो वी विल यूज टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, बट टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, so therefore I alpha is minus mb sin theta, but अल्फा क्या होता है, d2 थीटा बाई dt स्क्वायर। आप बोलेंगे सर ये कहां से आ गया, ये तो बिल्कुल वाइल्ड कार्ड एंट्री है, अचानक में कैसे एंटर हो गया ये भाई। लिसन, कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं है, बहुत ही बचकाना है। आप लोगों ने ये तो सुना ही है ना, एक्सेलरेशन इज dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये सुना है। अरे सुना है कि नहीं सुना, dv बाई dt। तो ये भी सुना होगा कि v होता है tx बाई dt, है ना। अरे अगर एक्सेलरेशन dv बाई dt है तो वेलोसिटी खुद क्या है, dx बाई dt। अगर मैंने इसको उठा के यहां डाल दिया, इसको उठा के यहां v में डाल दिया, v की जगह पे क्या डाल दिया, dx बाई dt, तो क्या बन जाता है भाई, एक्सेलरेशन बिकम्स d2x बाई dt स्क्वायर। तो वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन बिकम्स d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, d2x बाई dt स्क्वायर, x की जगह पे थीटा, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, इसे मैं हटा रहा हूं, है ना, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है ना, तो उसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। कमान कमान कमान, मिट जाओ फटाफट। कोई टेक्नोलॉजी ऐसी बनाओ तुम इंजीनियर्स यार, कि जिसमें मैं मतलब खाली क्या करूँ ना, सब नजरों से देखो और चीजें मिट जाए अपने आप ही। ओके एनीवे, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, अल्फा इज d2 थीटा बाई dt स्क्वायर। सो यहां पे हो जाएगा देयरफॉर i d2 थीटा बाई dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस mb sin थीटा। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। फॉर वेरी स्मॉल थीटा, अगर आपने जरा सा ही हिला के छोड़ा है, जरा सा ही हिला के छोड़ा है, तो थीटा बहुत ही स्मॉल है। तो फॉर वेरी स्मॉल थीटा साइन थीटा बिकम्स थीटा, सॉरी थोड़ी तबीयत खराब है, साइन थीटा थीटा बन जाता है, हाँ के ना, छोटे एंगल थीटा के लिए साइन थीटा थीटा बन जाता है। सो देयरफॉर यहां पे साइन थीटा हट जाएगा, दिस विल बिकम d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, आई को नीचे ले रहा हूं, माइनस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। अरे हाँ के ना मेरे भाई, हाँ के ना, आई नीचे आ गया ना,
और साइन थीटा का थीटा बन गया। अरे इसकी शक्ल कुछ जाने पहचाने सी है। वी नो दैट इक्वेशन फॉर SHM is SHM की इक्वेशन d2x by dt square is minus omega square x, या फिर एंगुलर एसएचएम के लिए ये तो लीनियर एसएचएम है। लीनियर एसएचएम बोले तो एक स्प्रिंग में मास लगाया, खींच लिया, छोड़ दिया तो मास ऐसे हिलेगा ना। लीनियर एसएचएम, लीनियर एसएचएम, लीनियर एसएचएम। अरे मास मास खींच लिया, स्प्रिंग से खींच लिया, छोड़ दिया तो ऐसे हिलेगा। लेकिन हम तो एंगुलर एसएचएम कर रहे हैं, एंगुलर एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो बेसिकली d2 थीटा बाई dt स्क्वायर इज माइनस ओमेगा, कम ऑन गॉड डैम इट, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। सो बेसिकली ये कंपेयर करोगे इसके साथ, सो देयरफॉर वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, चटा देते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, d2 का यही लिख रहा हूं मैं, ओमेगा स्क्वायर इज mb अपॉन आई, हाँ के ना। सो देयरफॉर ओमेगा इज माइनस रूट ऑफ, एक सेकंड किधर गया, माइनस कहां से आ गया, रूट ऑफ mb अपॉन आई, ठीक है। सो देयरफॉर 2 पाई बाई कैपिटल T। अरे ओमेगा का फॉर्मूला, मेरे भाई ये मत कहना कि ये पता नहीं है, ये तो बेटा इजी है ना। ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई बाई T। सो 2 पाई बाई T इज अंडर रूट mb अपॉन आई। सो देयरफॉर अरे काहे चल नहीं रहा बे, हाँ चलेगा। सो देयरफॉर उल्टा करो, T बाई 2 पाई इज अंडर रूट I बाई mb। So therefore time period is 2 pi under root of I by mb। तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेट होने का टाइम, जो हमारा मैग्नेट ऐसा घूम रहा है, हिल रहा है, उसका टाइम पीरियड। उसको हम लाते हैं एक ही फ्रेम में, ट्राई करते हैं लाने का। ठीक है भैया, आ गया कि नहीं आ गया, आई होप आ गया ऑलमोस्ट। थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके बड़ा कर दीजिएगा। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं थोड़ा पानी पी के आया। स्टूडेंट्स हो गया, चलो आगे बढ़े भाई। तो आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे लेके जाते हैं ऊपर, आते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। सो अगला टॉपिक किधर है भावा, भाऊ कुठे आहे पुढचा टॉपिक। हाँ, ये वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर करके अगर कोई सवाल पूछ लिया तो इन लोग ने बनाया भी तो डायग्राम कैसा, इतना छोटा छोटा कैसे दिखेगा बच्चों को, समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो इसके अंदर है ना, क्या करते हैं मालूम है, डब्बा रहता है, ये डब्बे के अंदर ना ऐसे बार मैग्नेट लटका देते हैं, बार मैग्नेट, और वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में लटक रहे हैं ना, तो इसको अपन ना अलग अलग जगह पे ले जाते हैं, अलग अलग जगह पे, और बेसिकली इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा हिला देते हैं, और इसका जो टाइम पीरियड आता है ऑसिलेशन का, वाइब्रेशन नाम ही है ना, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर मतलब मैग्नेटिक फील्ड मेजर करने वाला डिवाइस। मैग्नेटोमीटर, मीटर मतलब मेजर करने वाला, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करने वाला, मैग्नेटोमीटर मैग्नेटिक फील्ड मेजर करने वाला वाइब्रेशन से। तो वाइब्रेट करता है, टाइम पीरियड आ जाता है, टाइम पीरियड से हम लोग अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का पता लगा लेते हैं उस जगह पे कितनी है, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली हर जगह पे सेम नहीं है। तो अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड पता लगाते हैं इससे, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो हॉरिजॉन्टल होगी, हॉरिजॉन्टल, उसमें ये टेढ़ा रखा हुआ है तभी तो हिलेगा। वर्टिकल फील्ड से इसको क्या मतलब, तो जो ये मैग्नेट है इस पे जो अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड लग रही है, उसमें इसको थोड़ा सा घुमा के छोड़ देंगे, कहीं तो घुमा के छोड़ देंगे तभी तो हिलेगा। तो अर्थ की जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है उसको पता करता है ये, ठीक है, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। ओके, इससे वैसे दूसरी चीजों की भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, इसके आसपास कुछ और भी रख के अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पता है ही, दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड भी पता चल सकती है। अब इसमें लिखा हुआ है कि मैग्नेटिज्म मटेरियल में कहां से आया, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म क्या, मैग्नेटिज्म आता किधर से है किसी भी बॉडी के अंदर। तो वही हम लोग ने इलेक्ट्रॉन के बारे में देख लिया कि इलेक्ट्रॉन हर चीज में होता है, दुनिया की हर चीज में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है ना, और इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है। दुनिया की हर चीज में एटम्स हैं, एटम्स हैं तो एटम्स के अंदर है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है तो उससे मैग्नेटिक मोमेंट बनता है, वही मैग्नेटिक मोमेंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है फाइनली। ठीक है, तो ये डिटेल में आपको भी और बताऊंगा, डोंट वरी, ये हम लोग देख चुके हैं, ये वाला पार्ट तो देख चुके हैं। अभी तो मैं बहुत डिटेल में सिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए, वन शॉट वीडियो है तो क्या हुआ, डिटेल्स को मिस नहीं करेंगे।
चलो यहाँ पे ये सब कुछ आ रहा है, लेकिन इससे ज्यादा अच्छी चीजें पहले मैं बता देता हूँ, बाद में इसे पढ़ाने का मतलब है। ओके, सो अब समझते हैं कहानियां अच्छी अच्छी वाली, ध्यान से देखेंगे, ठीक है? तो बहुत ही ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। अब आ रहे हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है? और ये मैग्नेटाइजेशन क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं, सब चीजें हम लोग देखेंगे, डोंट वरी। ओके, एनीवे, सो हम लोग चलते हैं अपना बेसिकली बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर। चलो भाई, आ गए ब्लैक बोर्ड पे? चलो, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। तो हमारे पास तीन तरीके के मटेरियल्स होते हैं, तीन तरीके के। एक होता है डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, है ना? एक होता है पैरामैग्नेटिक, और एक होता है, चलो भाई चल का ही नहीं रहा, और एक होता है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक, तीन मटेरियल्स हैं, डाया, पैरा, फेरो। डिस्टिंग्विश की तरह पढ़ाऊंगा ना तो आपको याद रखने में थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है? सो डाया, पैरा और फेरो। तो पहले डायामैग्नेट की बात कर लें, डायामैग्नेट की। तो ये वो मटेरियल्स हैं जिनका, लिसन वेरी केयरफुली, ये वो मटेरियल्स हैं जिनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, पेयर्स में है। पेयर्स मतलब जोड़ी में है, जोड़ी। और अगर इलेक्ट्रॉन्स जोड़ी में रहेंगे, पैर में रहेंगे, जोड़ी में रहेंगे, पैर में रहेंगे, तो फिर वो एक दूसरे के साथ खुश है। वो बाहर से कोई भी चीज जो आ रही है ना, इन्फ्लुएंस आ रहा है बाहर से, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, उसे वो अपने अंदर समाने देना नहीं चाहते हैं, उससे वो भटकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रेम में है, साथ में है, प्यार करते हैं एक दूसरे से, जोड़ी में है, ये स्टेबल है, एकदम स्टेबल, वन हैप्पी फैमिली है, हैप्पी फैमिली, बहुत ही सुखी परिवार। सो लिसन, डायामैग्नेटिक का हर इलेक्ट्रॉन, हर एटम एक हैप्पी फैमिली है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक बंदा ऐसे घूम रहा है और एक बंदा उसका उल्टा घूम रहा है। अरे दो लोग हैं ना जोड़ी में, तो एक घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एक घूम रहा है क्लॉकवाइज, और इस वजह से एक का मैग्नेटिक मोमेंट अगर इधर है तो दूसरे का इधर है, जिसका जिधर भी हो, बट एक का अगर इधर है तो दूसरे का ऑपोजिट है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैंसल आउट हो गया। तो यहां पर हर बार ऐसे होता है। अब इतना हार्ड डायग्राम नहीं बना के हम लोग एग्जाम में कैसे बनाएंगे, एक इधर दिखाने का, एक इधर दिखा देने का, फिर वैसे एक इधर दिखा देने का, एक इधर दिखा देने का, एक इधर दिखाने का, एक इधर दिखाने का, एक इधर, एक इधर, लाइक दैट। तो इससे समझ में आता है कि भाई आपने डायमैग्नेटिक मटेरियल बनाया हुआ है। समझ में आ रहा है, डायमैग्नेटिक मटेरियल बनाया हुआ है आपने, ठीक है? सो डायमैग्नेटिक मटेरियल ये वो हैं जिसके अंदर स्टेबिलिटी है। ये मैग्नेटिज्म नहीं चाहते हैं किसी भी तरह की मैग्नेटिक फील्ड से, बल्कि नफरत करते हैं। कोई मैग्नेटिक फील्ड इनके सामने आती है, उससे बल्कि अपोज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये स्टेबल है मैग्नेटिकली, इनके अंदर कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। अभी फिलहाल कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। जबरदस्ती आप घुसोगे ना, तंग करोगे, तो फिर ये उल्टे मैग्नेट बन जाते हैं, उल्टे मैग्नेट, और बाहर से आती मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करना स्टार्ट करते हैं। लिसन वेरी केयरफुली, ये मैग्नेट बनना ही नहीं चाहते, ये तो सुखी परिवार है, शांति परिवार है, शांत है बिल्कुल, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का डायग्राम बनाएंगे एग्जाम में। तो एक बंदा अगर ऐसे घूम रहा है तो दूसरा बंदा ऐसे घूम रहा है, ये बात याद रखना, ठीक है? चलिए, एनीवे, तो ये लोग बहुत सुखी हैं। इनका मटेरियल ही, सुनो मैं ऐसे बोलता हूं, इसको चंद अल्फाजों में अगर कहना पड़ा, चंद लफ्जों में, चंद शब्दों में कहना पड़ा, तो ऐसा कहना सही होगा कि एटम मैग्नेटिक नहीं है, तो मटेरियल भी, पूरा मटेरियल भी मैग्नेटिक नहीं है। जब एटम में ही मैग्नेटिज्म नहीं है, मैग्नेटिज्म मर गया, खत्म हो गया, तो मटेरियल कहां से मैग्नेटिक होगा? ये वो एटम्स हैं जिनके आखिरी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जोड़ी में है मेरे भाई, जोड़ी में। लाइक फॉर एग्जांपल, ऐसे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है ना, 1s2 2s2 3, सॉरी 2p6 3s2।
ये जो अंदर के लोग हैं इनको हमें कभी देखना ही नहीं है, ये तो हमेशा जोड़ी में हैं, इनकी बात करनी है। तो ये भी तो जोड़ी में है ना, ये जोड़ी में है तो इनकी कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, ये स्टेबल है। लेकिन अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन रहा इसके आगे 3s2 के बाद रहा 3p1, तो ये तो मैग्नेटिक हो जाएगा ना, क्योंकि जोड़ी में नहीं, अकेला बंदा है यार, अकेला। समझ रहे हो बेटा? तो बेसिकली जोड़ी में जब नहीं रहेंगे तो दूसरे मटेरियल्स आएंगे, दूसरे मटेरियल्स, लेकिन जोड़ी में है, जोड़ी में है तो ये मटेरियल आएगा डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं अभी, सिर्फ ये वाला याद रखिए, ऐसा करके याद रखिए। तो एटम मैग्नेटिक नहीं है तो मटेरियल कहां से मैग्नेटिक होगा, नहीं हो सकता, ये हो गया डायमैग्नेटिक। अब आते हैं पैरामैग्नेटिक पे। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स ये वो मटेरियल्स हैं, ध्यान दीजिएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स ये वो मटेरियल्स हैं कि जिनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट वाले अंदर वालों की बात मत करो भाई, ये जो अंदर वाले हैं ना, ये सब तो शांत है, तो ऑटोमेटिकली जोड़ी में है। बाहर वाले की बात करो तो कोई अगर मान लो ऐसा है 3s1, ठीक है, ऐसा बंदा उसका एक ही होगा ना मैग्नेटिक मोमेंट, कैंसिल करने वाला मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, ठीक है, तो एक ही होगा। तो एटम मैग्नेटिक रहता है, इसका एटम मैग्नेटिक रहता है, इसका एटम मैग्नेटिक रहता है, ठीक है। सो एटम मैग्नेटिक रहता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मटेरियल मैग्नेटिक नहीं है। अब बोले हैं एटम तो मैग्नेटिक है, मटेरियल मैग्नेटिक क्यों नहीं है? एटम जब मैग्नेटिक है तो मटेरियल मैग्नेटिक क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ये सब के सब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में, इनका ओरिएंटेशन बहुत ही डिफरेंट है, इनका ओरिएंटेशन डिफरेंट डिफरेंट है, ओरिएंटेशन डिफरेंट डिफरेंट है। तो जब ओरिएंटेशन डिफरेंट है तो जाहिर सी बात है कि इनका जब डायरेक्शन सेम नहीं है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है, रैंडम ओरिएंटेशन, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे वेक्टोरियली। अरे ये सब वेक्टर्स है ना, एक वेक्टर इधर देख रहा है, एक वेक्टर इधर देख रहा है, एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर उधर, एक वेक्टर इधर, सबको जोड़ दोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आ जाएगा। सो मटेरियल मैग्नेटिक नहीं है। इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इस सबको टॉर्क फील होगा, कपल फील होगा, और ये सीधे होंगे। देखा ही था ना, एक मैग्नेट को रखा था मैग्नेटिक फील्ड में तो वो घूम जाता है ना, घूम जाता है, वो घूम जाता है, घूम के पैरेलल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको फोर्स फील हो रहा है, कपल फील हो रहा है। अरे एक इधर फोर्स, एक इधर फोर्स, हाँ क्या ना, ये सब चीजें हम देख चुके हैं, तो इसको मैं ज्यादा डिटेल में वापस से नहीं बोलूंगा, डिटेल में ज्यादा वापस नहीं बोलूंगा। तो ये हो गया आपका पैरामैग्नेटिक। अब आ जाते हैं फेरोमैग्नेटिक पे। अच्छा याद रखना, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये जो बंदा है फेरोमैग्नेटिक, इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी क्या है? लिसन वेरी वेरी केयरफुली। अब खूबसूरत लग रहा है ना? हाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है। एनीवे सो वैसे इसका भी कर सकते थे, बट पता नहीं, ये तो मिटेगा नहीं। आ रहा है, ये पूरा ही कट हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। लेट्स सी। अरे हट गया, अरे वेरी नाइस भैया, बहुत मजेदार बात, बहुत मजेदार बात, बहुत खुश हुआ हम बहुत खुश हुआ। टीवी भी क्या क्या कर सकती है, किसी जमाने में किसी ने सोचा था? नहीं, लेकिन यही पागल सनकी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने बनाया इस टीवी को, ठीक है। तो मुझे पागल और सनकी लोग पसंद है, दीवाने होते हैं। अगर इलॉन मस्क सनकी नहीं होता, दीवाना नहीं होता, तो क्या वो नासा जितनी बड़ी स्पेसएक्स नाम की एजेंसी खड़ी कर पाता, रॉकेट उड़ा पाता? नहीं कर पाता। मार्स पे सेटल करने की आज वो लोगों को बात कर रहे हैं। एनीवे आते हैं अपने बोर्ड्स पे फोकस करते हैं। सो फेरोमैग्नेटिक में बेसिकली क्या करेंगे? फेरोमैग्नेटिक में एक से ज्यादा लोग अनपेयर्ड हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, बल्कि वैलेंस शेल होती है ना, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और पेयर्ड है जोड़ी में। यहां पे वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है।
इसमें 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अरे इसको ऐसा लिख देता हूं, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। सो मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, सॉरी। और बोलेंगे सर हैं एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कैसे होगा? अगर 2 रहेंगे तो जोड़ी बन जाएगी, 3 रहेंगे तो 2 से जोड़ी बन जाएगी और 1 अनपेयर्ड रहेगा, 4 रहेंगे तो फिर से जोड़ी बन जाएगी, दो जोड़ी। गलत, बिल्कुल गलत। 1 से ज्यादा लोग भी अनपेयर्ड रह सकते हैं। क्या आप भूल गए? हंड्स रूल भूल गए? हंड्स रूल क्या कहता है केमिस्ट्री का? हंड्स रूल वैसे दिया था फिजिक्स के लोगों ने, बाय द वे, पहले बता दे रहा हूं। सो दिया था फिजिक्स के लोगों ने, बट केमिस्ट्री में काम आता है। अरे वैसे भी साइंस में भेदभाव नहीं करना चाहिए, पूरा साइंस एक ही है, केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स सब साथ में। तो हंड्स रूल के मुताबिक, लिसन अकल के पुतलो, अगर मेरे पास मान लो पी वाला शेल है, पी सब शेल, तो पी सब शेल में ऐसा ये रहता है जगह, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है, जब एक ही इलेक्ट्रॉन होगा किसी एटम के अंदर तो वो इधर आएगा, जब 2 होंगे तो इधर और इधर नहीं आता, जोड़ी नहीं बनती, नहीं बनती, नहीं बनती। हंड्स रूल कहता है कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होना चाहिए, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ज्यादा से ज्यादा लोग अनपेयर्ड रहना चाहिए, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो दूसरा आया तो दूसरा इधर आता है, तीसरा आया तो तीसरा इधर आता है, तो हो गए ना 2 लोग अनपेयर्ड, 3 लोग अनपेयर्ड, अकेला अनपेयर्ड, अकेला अनपेयर्ड, 2 लोग अनपेयर्ड, 3 लोग अनपेयर्ड। तो 3 होके भी अकेले हैं, महफिल में भी अकेले हैं, दे आर लोनली। चौथा आएगा तो फिर जोड़ी बनाएगा, 5वां आएगा तो फिर जोड़ी बनाएगा, 6ठा आएगा तो फिर जोड़ी बनाएगा। तो 3 लोग अनपेयर्ड हो सकते हैं, इस बात पे यकीन हुआ? 2 लोग भी अनपेयर्ड हो सकते हैं, यकीन हुआ? ये तो मैंने पी सब शेल की बात किया ना। अगर मैं बात करता डी की, फिर डी की अगर मैं बात करता तो क्या होता? डी की बात करूंगा मेरे भाई, डी की बात करूंगा, अरे सॉरी, डी तो बनाया ही नहीं, पी बना दिया वापस से। डी में क्या रहता है? डी में क्या रहता है? 5 रहता है, 5, ठीक है। तो डी में 1 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड, 4 अनपेयर्ड, 5 अनपेयर्ड, फिर छठा वाला पैर होता है। तो 5 लोग भी थे ना अकेले, 1 भी अकेला, 2 भी अकेला, 3 भी अकेला, समझे? लेकिन एक अकेले वाले को अपने को देखना नहीं है, अपने को कम से कम 2 अकेले देखना है। अरे लिखा है ना मैंने यार, क्या लिखा है देखो, मोर देन 1 अनपेयर्ड। अबे क्योंकि 1 अनपेयर्ड रहेगा तो फिर यही हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। फेरोमैग्नेटिक में 1 से ज्यादा अनपेयर्ड है। अगर मैं एफ पे आ जाऊं, एफ पे, तो एफ में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग, 7 अनपेयर्ड हो सकते हैं। 1 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड, 4 अनपेयर्ड, 5 अनपेयर्ड, 6 अनपेयर्ड, 7 अनपेयर्ड। 7 लोग अनपेयर्ड जोड़ी में, जोड़ी के बिना रह सकते हैं, 7 लोग अनपेयर्ड रह सकते हैं, समझ गए? सो कहने का मतलब ये है कि ये वो एटम्स है जिनके आखिरी के इलेक्ट्रॉन्स 1 से ज्यादा लोग अनपेयर्ड है। 1 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड। तो इस वजह से होगा क्या? और इसकी वजह से ये होगा मेरे भाई कि बहुत ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड जन्म लेगी, बहुत ताकतवर। तो इसका जो बंदा रहता है ना, बहुत पावरफुल होता है। तो मुझे बड़ा एरो बनाना चाहिए, जगह कम है इसलिए मैं बना नहीं पा रहा हूं, बट दैट एरो शुड बी दिस बिग, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग है। तो हम इतना बड़ा तो बनाएंगे नहीं, लेकिन हम क्या दिखाने की कोशिश करेंगे, देखो अगर ये पावरफुल है तो अपने आजू बाजू वालों को भी इन्फ्लुएंस करेगा, तो इसके बाजू वाले भी इसी की तरह ओरिएंटेड रहते हैं। इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज कपलिंग मैकेनिज्म। कपलिंग, स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज कपलिंग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कपलिंग है, सब एक जैसे है बाजू बाजू के। फिर कोई दूर एकदम बैठा हुआ है तो वो थोड़ा अलग देख रहा होगा, लेकिन फिर उसके बाजू वाले सब एक जैसे देख रहे होंगे, ऑल विल लुक इन द सेम डायरेक्शन। तो यहां पे कहीं पे कोई है तो दे विल ऑल लुक इन द सेम डायरेक्शन, यहां पे कोई है दे विल ऑल लुक इन द सेम डायरेक्शन, समथिंग लाइक दैट। फिर कोई यहां पे देख रहा होगा, लाइक दैट। सो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ दीवारें सी बन रही हैं, कुछ दरार सी बन रही है रिश्तों में, क्योंकि लोगों ने ग्रुपिज्म कर लिया है, ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। तो ना चाहते हुए भी यहाँ पे दीवारें हैं।
तो रिश्तों में दरार पड़ गई है, क्योंकि ये 4 लोग अपने में रहते हैं, दूसरों से बात नहीं करते, ये 4 लोग अपने में रहते हैं, वो 5 लोग अपने में रहते हैं, तो ग्रुपिज्म हो गया है। इसे कहते हैं डोमेन थियरी। ये वीस करके एक साइंटिस्ट था, WISS वीस, इसको वाइस भी बोलते हैं, वाइस या वीस, इसने दिया था डोमेन थियरी। डोमेन थियरी, डोमेन मतलब इलाका, तो अपने अपने इलाके बना के बैठे हुए अंदर, अपने अपने इलाके बना के बैठे हुए, डोमेन थियरी, समझ गए। सो डोमेन थियरी के हिसाब से जो, क्योंकि एक एक एटम बहुत ही पावरफुल है, एक एक एटम बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल मैग्नेट है, तो अपने आसपास वालों को सभी को अपनी तरह घुमा लेता है, पूरा इलाका बना लेता है, इलाका। तो डोमेन थियरी, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से अब चंद लफ्जों में क्या कहेंगे, ये देखो, एटम मैग्नेटिक नहीं है, मटेरियल भी मैग्नेटिक नहीं है। एटम मैग्नेटिक है, मटेरियल मैग्नेटिक नहीं है। इधर एटम मैग्नेटिक है, मटेरियल मैग्नेटिक, एक सेकेंड, इसका एक चीज और बाकी है। एटम तो मैग्नेटिक है, डोमेन बहुत ही ज्यादा बड़ा मैग्नेट है, तो डोमेन भी मैग्नेटिक है। अरे हाँ, क्या ना, डोमेन डोमेन भी मैग्नेटिक है, बट मटेरियल फिर भी मैग्नेटिक नहीं है। मटेरियल मैग्नेटिक कब होगा? अरे कोई मटेरियल मैग्नेटिक दिख ही नहीं रहा है, ना ये ना ये ना ये, चक्कर क्या है यहां पे, क्या चक्कर है? अरे डोमेन तो मैग्नेटिक है, एटम्स मैग्नेटिक है, डोमेन्स भी मैग्नेटिक है, अरे लेकिन डोमेन्स का जो है कोई इधर कोई इधर कोई इधर रैंडम ओरिएंटेशन है, तो डोमेन भी मैग्नेटिक नहीं है। डोमेन भी मैग्नेटिक नहीं, मतलब मटेरियल मैग्नेटिक नहीं, सॉरी, डोमेन मैग्नेटिक है, मटेरियल मैग्नेटिक नहीं है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी मैग्नेटिक नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अब आप बोलेंगे सर, जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी मैग्नेटिक नहीं है, तो दुनिया में मैग्नेट आएगा कहां से? दुनिया में कहां से आएंगे मैग्नेट्स? मैं आपको बताता हूं, डोंट वरी। सो होता यह है ना कि जब जमीन में से लावा निकलता है, लावा, ज्वालामुखी में से लावा निकलता है, वॉल्केनो, लावा निकलता है, वॉल्केनो, तो जो लावा रहता है, लावा, उसके अंदर आयरन, निकल, कोबाल्ट तीनों होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर आयरन, निकल और कोबाल्ट की भारी मात्रा है, भरमार है। तो जब वो निकलता है और फ्लो होता है, लावा जमीन पे फ्लो होता है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में आते ही उसके अंदर का जो आयरन, निकल, कोबाल्ट है, मतलब अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसके हिसाब से ये लोग अपने आप को ओरिएंट करना स्टार्ट करते हैं, ओरिएंट। अब ये सब ओरिएंट हो गए, थोड़े दिनों के बाद लावा जम जाएगा, लावा जम के काला काला पत्थर बन जाएगा। उसको ज्योग्राफी में कुछ तो कहते थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, इग्नियस रॉक कहते थे शायद, इग्नियस, इग्नियस कहते थे या बासाल्ट कहते थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट शायद इग्नियस कहते थे, इग्नियस एंड बासाल्ट, सब 2 रॉक्स रहते हैं शायद, तो जो कि मैग्नेटिक होते हैं। तो ऐसा ही रॉक बन जाएगा, रॉक पत्थर बन जाएगा। अरे पत्थर, रॉक, दगड, मराठीमध्ये आपण दगड म्हणतात ना, पण खूप मोठा दगड, सो रॉक बन गया, रॉक बन गया। तो बेसिकली इसमें से जो तोड़ के आप निकालोगे, ये आपको मिल जाएगा एक मैग्नेट, एक मैग्नेट हो गया। तो नेचुरली मैग्नेट ऐसे बनते हैं, इसमें तोड़ के काट के निकाल लिया पत्थर में से। सो ऐसे पत्थर को वैसे कुछ नाम भी दिया गया है, लोड स्टोन, पुराने जमाने में से लोड स्टोन कहते थे, मतलब ग्रीक लोग कहते थे इसे लोड स्टोन, ग्रीस वाले। तो एनीवे, तो ये नेचुरल मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट, ठीक है। तो मैग्नेट मिलते हैं। अच्छा, लैब में अपने को बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, वो भी सीख लो। अगर लैब में मैग्नेट बनाना रहा तो क्या करना पड़ेगा, इसको हटा रहा हूं मैं। अगर अपने को बनाना है, क्योंकि नेचर जो मैग्नेट बनाता है ना, थोड़ा कमजोर बनाता है हमको, लेकिन चाहिए एकदम भयानक मैग्नेट्स, एकदम भयानक, जो बेसिकली बड़ी बड़ी गाड़ियां भी उठा सके, ऐसे भयानक मैग्नेट्स बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, नेचर पे रिलाई नहीं करते, नेचर पे ज्यादा यकीन नहीं करते, हम लोग खुद ही चीजें बना लेते हैं। तो लिसन वेरी केयरफुली, इतनी चीजों को मैं मिटाऊंगा सब, तो बहुत कुछ हो गया। यहां से चल, जान रहने देता हूँ, रहने देता हूँ, यहाँ पे इस सब चीजों को रहने देता हूं। और ये क्या हो रहा है भैया? हाँ, तो रहने देता हूं, ठीक है। आगे बढ़ाता हूं चीजों को, तो सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।
तो अभी आपको समझ में आएगा कि हम लोग लैब में कैसे बनाते हैं मैग्नेट, डोंट वरी। अब हम क्या करते हैं कि ये जो मटेरियल्स थे इनको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। लेट्स अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, इनको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड देने जा रहा हूं। तो इसको मैंने दिया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इधर, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जा रही है इधर, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड जब ऐसे जाती है ना, तो ये लोग क्या करते हैं मालूम है? अरे ये लोग क्या करते हैं मालूम है? बहुत ही छोटा सा मैग्नेटिज्म ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप कर लेते हैं। सो इनका जो मैग्नेटिज्म रहता है ना वो ऐसा रहता है, इट इज लाइक, सॉरी, इनका जो मैग्नेटिज्म होता है वो ऐसा रहता है, छोटा सा मैग्नेटिज्म इस डायरेक्शन में, उल्टा, छोटा सा लाइक दैट, उल्टा, क्योंकि अपोज करना चाहते हैं ये लोग जो है ना, मैग्नेट को अपोज करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि स्टेबल थे यार, तुम अनस्टेबल कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड घुसा रहे हो अपनी। सो मैग्नेटिक फील्ड घुसाओगे तो जाहिर सी बात है ये बंदा अस्टेबल, मतलब अनस्टेबल हो जाएगा, ये बंदा अनस्टेबल। ये कहां से आ गया भाई, बिन बुलाया मेहमान, ओके। सो बेसिकली अनस्टेबल हो जाएगा, तो इसलिए उल्टा मैग्नेट बनाएगा। क्या बनाएगा? उल्टा मैग्नेट। उल्टा मैग्नेट क्यों बनाता है, कैसे बनाता है, बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है, वन शॉट वीडियो है, यहाँ पे इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, मेरे जो लॉन्ग लेक्चर्स रहेंगे वहां पे मैं डिस्कस कर दूंगा, डोंट वरी। सो अभी हम लोगों से बोर्ड्स पे ध्यान देना है ना। तो ये उल्टा मैग्नेट बनाते हैं। क्योंकि ये उल्टा मैग्नेट बनाते हैं, हम कहते हैं कि ये नेगेटिवली ससेप्टेबल, इनकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है। अब बोलेंगे हैं ई का बात हुई, ये क्या चीज है सर? ये सिंबल जो है ना, सिंबल का नाम है CHI, क्या? चाय, काय, क्या है? काय। तो बोलते हैं काय, ठीक है, काय बोलते हैं। सिंबल का नाम काय है। अपन किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं? अपन यूज कर रहे हैं ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी। काय इज नेगेटिव, ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव। ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या है? ससेप्टिबिलिटी का मतलब है कि कौन सी चीज कितनी आसानी से चेंज हो जाती है, वो उतनी ज्यादा ससेप्टेबल है। कितनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है, वो उतनी ज्यादा ससेप्टेबल है। लिसन वेरी केयरफुली। अगर मुझे हर हफ्ते खांसी होती रहती है, वायरल फीवर होता रहता है, तो डॉक्टर कहेगा मेरी मॉम को, डॉक्टर साहब कहेंगे मेरी मॉम को कि आपका जो बेटा है ना, ही इज मोर ससेप्टेबल टू वायरल फीवर, मतलब मैं आसानी से वायरस के इन्फ्लुएंस में आ जाता हूं। वैसे ही ससेप्टेबल का है ना, अगर मैं और मतलब समझाना चाहूं अंग्रेजी में, जो लोग अंग्रेजी एकदम अच्छे से जानते हैं, हैव यू हर्ड द वर्ड वल्नरेबल? सो ससेप्टेबल इज लाइक वल्नरेबल। वल्नरेबल भी नहीं जानते हैं, प्रोन जानते हैं, प्रोन टू समथिंग, ये भी नहीं जानते। गलिबल मतलब जानते हैं? अगर ये सब भी नहीं जानते, अरे गली बॉय नहीं, कौन है भाई गली बॉय? गलिबल। सो एनीवे ससेप्टेबल का मतलब कौन कितना जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। ये जल्दी इन्फ्लुएंस हो रहा है क्या? नहीं, ये नहीं इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये बल्कि उल्टा कर रहा है, इसको उल्टा धक्का मार रहा है। फील्ड आ रही है ना अंदर, बोल रहा है निकल यहां से, बाहर निकल, उल्टा धक्का मार रहा है, उल्टा मैग्नेट बना रहा है। लेकिन क्योंकि ये पहले ही मैग्नेटिक नहीं था, तो उल्टा मैग्नेट भी बनेगा तो कमजोर ही बन पाएगा बेचारा, कमजोरी मैग्नेट बन पाएगा। तो नेगेटिव तो बन रहा है मैग्नेट, उल्टा मैग्नेट बन रहा है तो नेगेटिव है ससेप्टिबिलिटी, लेकिन कमजोर भी है, तो इट इज नेगेटिव एंड वीक या स्मॉल ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल स्मॉल भी है और नेगेटिव भी है। अब बात करते हैं पैरामैग्नेटिक की, पैरामैग्नेटिक वाले की बात करते हैं। तो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, उसकी ससेप्टिबिलिटी कैसी है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड उसकी ससेप्टिबिलिटी। ध्यान से देखें, अरे एक कौन सा कलर आ गया भाई? तो इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो कैसी है, आइए चेक करते हैं, ठीक है। सब लोग ध्यान देते रहिएगा प्लीज। तो इसको अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां दे दी, ठीक है, दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होगा कि ये लोग, ये थे ना, ये ऐसा, ये बंदा सबसे पहले टेढ़ा हो जाएगा,
तो ये बंदा हो गया टेढ़ा। फिर मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया तो ये बंदा भी टेढ़ा हो गया। मतलब इस तरीके से हो जाएगा। ऐसा करते 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 मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हो सबके सब घूम के इधर आ जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड के साथ आ जाएंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ आ जाएंगे और एक छोटा सा मैग्नेट बन जाएंगे, बिल्कुल जैसे मैग्नेट है वैसे बन जाएंगे। लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बनते, बल्कि मुझे इतना बड़ा बड़ा बनाना नहीं चाहिए था, मुझे छोटा ही बनाना चाहिए था। ये बनते तो हैं, साथ में तो आते हैं, लेकिन छोटे से मैग्नेट बनते हैं। स्मॉल मैग्नेट्स, स्मॉल मैग्नेट्स, स्मॉल मैग्नेट्स। ये कोई बड़े मैग्नेट्स है ही नहीं, छोटे से मैग्नेट्स है। बल्कि मुझे यहाँ भी छोटे छोटे बनाना चाहिए थे। छोटे मैग्नेट, अबे एक इलेक्ट्रॉन क्या ही कर लेगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन छोटे से मैग्नेट से। बट ससेप्टिबिलिटी कैसी है, पॉजिटिव है ना भाई। अरे मैग्नेटिक फील्ड देते ही इधर साथ में आ गए तो ससेप्टिबिलिटी तो पॉजिटिव है ना भाई, साथ में आए ना, ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है, लेकिन स्मॉल है यार, स्मॉल ससेप्टिबिलिटी है। ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव एंड स्मॉल। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि साथ में। स्मॉल क्यों है, क्योंकि कमजोर है। क्या ही मैग्नेट बनेगा ये, क्या मैग्नेट बनेगा रे तू। बाबू भैया होते तो ऐसे ही कहते से। अब फाइनली आ जाते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे जब हम आ गए, फेरोमैग्नेटिक पे, तो इसमें क्या कहानी रहेगी, ध्यान से देखिएगा इसकी कहानी कैसी रहेगी। तो ये है हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और बेसिकली ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसके अंदर के लोग जब घूमते हैं तो बहुत तगड़े मैग्नेट्स बनते हैं। दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। ठीक है, बहुत ही तगड़े मैग्नेट्स होते हैं, दे आर वेरी पावरफुल। ठीक है, तो ये जो रहता है ना भैया, बड़ा भयंकर रहता है, बड़ा भयंकर। ये जो मैग्नेट बनता है ना, बड़ा भयंकर बनता है। और यहाँ तक कितना खतरनाक मैग्नेट बनता है ना, तुम्हें क्या ही बताऊंगा, डोंट वरी, बताऊंगा कैसा मैग्नेट बनता है ये। सो ये कैसा मैग्नेट बनता है अभी बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, सो एनीवे ये मैग्नेट फील्ड दिया तो बड़ा भयंकर मैग्नेट बन गया। तो सबकी कहानी आपको हल्की हल्की समझ में आई बेटा, हल्की हल्की कहानी समझ पाए। देखो ध्यान से डायग्राम्स को देखो, डायग्राम्स देख पा रहे हो, है ना, ये डायग्राम आपको नजर आ रहा है। तो ये बना उल्टा और कमजोर मैग्नेट, सीधा और कमजोर मैग्नेट, सीधा और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। तो बेसिकली हम ये लिख सकते हैं ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव। पॉजिटिव तो है क्योंकि साथ में है, बट लार्ज, लार्ज भी छोटा वर्ड है इसके लिए, वेरी लार्ज, बहुत ही ताकतवर रहता है, बहुत ही ताकतवर। ये सारी जो दरारें हैं ना गायब हो जाती हैं, ये सारी के सारी जो डोमेन वॉल्स है ना, ये डोमेन वॉल्स सब गायब हो जाती है। क्यों, क्योंकि सबके सब सीधे हो गए, सबके सब सीधे हो गए। ठीक है, जब सबके सब सीधे हो गए तो डोमेन वॉल्स हैव डिसअपीयर्ड, डोमेन वॉल्स गायब हो गई। समझ में आया भाई कि नहीं समझ में आया तुम्हारे? चलो टेक्स्ट बुक की ओर प्रस्थान करते हैं। टेक्स्ट बुक तो हम देख ही नहीं रहे भाई, टेक्स्ट बुक को देखना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। तो टेक्स्ट बुक पे आ जाते हैं। भैया दिखाओ हमें कहाँ गए, कुछ फोटो वोटो है कि नहीं इधर कुछ टेक्स्ट बुक में अपनी? हाँ है। तो ये अपना पैरामैग्नेटिक का देख लो कैसा रहता है। अरे पहले तो टेढ़ा मेढ़ा रहता है, फील्ड दिया, कुछ लोग सीधे होने लगे। देखो ना, ये बंदा सीधा हो गया, ये सीधा हो गया, ये सीधा हो गया, ये सीधा हो गया, ये सीधा हो गया। फील्ड को और स्ट्रॉन्ग किया तो सब सीधे हो गए। ये हो गया पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का देखो, दिखाया कुछ अच्छे से दिखाया नहीं है, नहीं दिखाया, अच्छे से नहीं दिखाया, जैसे मैंने दिखाया वैसे नहीं दिखाया। डायमैग्नेटिक में उल्टा मैग्नेट बनता है। उल्टा मैग्नेट का मतलब ये हो गया कि वो क्या करता है मालूम है, कि जो अंदर आधी मैग्नेटिक फील्ड है ना उसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है, बाहर। देखो ये उल्टा मैग्नेट बना कि नहीं बना, मैग्नेटिक फील्ड बाहर से आ रही है, ये उल्टा मैग्नेट बना रहा है। ठीक है, ओके। पैरामैग्नेटिक वाला जो है सबके सब सीधे मैग्नेट बने, लेकिन छोटे से मैग्नेट बने। और फेरोमैग्नेटिक जो रहेगा, किधर गया भाई फेरोमैग्नेटिक? हाँ, फेरोमैग्नेटिक एकदम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता है। बिकॉज क्या होता है ना, बाहर की फील्ड जो आती है ना वो इसको अपने साथ ले लेती है। किधर गया यार, ये नहीं, ये तो पैरामैग्नेटिक का है फोटो। फेरोमैग्नेटिक का फोटो किधर है? फेरोमैग्नेटिक तो दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ यहाँ है, ये देखो, पहले दरारें बनी हुई है, दीवारें बनी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। हाँ, ये एकदम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, समझे? तो ये फोटो है इसका। तो ये हो गया फेरोमैग्नेट, ये हो गया आपका पैरामैग्नेट्स है ना, ये सब पैरामैग्नेट्स है। ठीक है, और ये डायमैग्नेट्स है, फील्ड को धक्का मारते हैं। किसी ने अगर आपसे एग्जांपल पूछ लिया डायमैग्नेट का ना तो बहुत ईजी है। पानी हवा कांच, पानी हवा कांच, पानी H2O, हवा। डायमैग्नेटिक का जो बता रहा हूं मैं आपको, पानी, हवा और कांच, ग्लास। कांच के पास
पानी के पास अगर आप मैग्नेट लेके गए, एकदम पावरफुल है, क्योंकि ये रिपेल तो करता है बट कमजोर तरीके से, तो उसके सामने एकदम खतरनाक मैग्नेट होना चाहिए। तो जब आप इसके सामने खतरनाक मैग्नेट लाओगे ना, खास करके नियोडीमियम मैग्नेट, नियोडीमियम एकदम खतरनाक मैग्नेट होता है, खतरनाक मैग्नेट होता है नियोडीमियम। नाम लिख देता हूं मैं, नियोडीमियम मैग्नेट, नियोडीमियम एकदम खतरू मैग्नेट है, एकदम खतरनाक। तो इतना खतरनाक मैग्नेट जब आप लेके आओगे, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, तो पानी रिपेल होता है। पानी की बूंद रखी होगी ना, अगर उसके सामने नियोडीमियम मैग्नेट लेके आए तो पानी की बूंद चलना शुरू कर देगी, रिपेल करेगी। सो पानी, हवा भी डायमैग्नेटिक है, और कांच, ये बेस्ट एग्जांपल हो गया। और ये तो इसका हो गया। पैरामैग्नेटिक के जो एग्जांपल्स हैं अपने वही सब है, मतलब नाइट्रोजन वाइट्रोजन लोग, है ना, ये सब हैं। फिर पता नहीं क्या पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड ऑल, सब आप लोग देख लेना, बहुत बचकाना है, ठीक है। सो दोज आर वेरी इजी थिंग्स। अच्छा, फिर क्या है, फेरोमैग्नेटिक। एक दो एग्जांपल याद रखो। फेरोमैग्नेटिक का तो पहले ही बता दिया आप लोग। कौन कौन सा बताया था आप लोग को? कौन सा बताया था? आयरन, कोबाल्ट, निकल। अरे इजी है ना यार, लिख देता हूँ। सो आयरन, कोबाल्ट, निकल। फेकोनी, FeConi, आयरन, कोबाल्ट, निकल, है ना। सो आयरन, कोबाल्ट, निकल, फेकोनी, ऐसे करके इसको याद रख लेना। अरे भैया समझे क्या नहीं समझे, अकल के पुतलो, तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। हाँ, अब ये सब क्या चीज है, ये सब देखेंगे, डोंट वरी, सब देखेंगे। आपके प्रोफेसर भैया आपको सब कुछ पढ़ाएंगे, डोंट वरी। चैप्टर अभी के भी खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में, डोंट वरी, लेकिन सब कुछ पढ़ाने के बाद सब कुछ पढ़ाएंगे, है ना। तो बेसिकली आ जाते हैं फिर से अपनी स्क्रीन पर। तो आप लोगों ने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ने आई होप ले लिया होगा, और चीजें समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो लिसन, पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल्स हैं इसमें कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक पियरी क्यूरी नाम के साइंटिस्ट थे। पियरी क्यूरी नोबेल प्राइज विनर है, इनकी बीवी भी नोबेल प्राइज विनर है, और इनको तो एक नोबेल प्राइज मिला है, इनकी बीवी को 2 नोबेल प्राइज मिले। मैरी क्यूरी इनकी बीवी, और इनकी जो आई थिंक बेटी भी है, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, बेटी को भी नोबेल प्राइज मिला है, आयरीन क्यूरी। पूरा नोबेल खानदान। तो पियरी क्यूरी ने क्या बोला था कि जो ससेप्टेबिलिटी है ना पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, ससेप्टेबिलिटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। टेम्परेचर अगर बढ़ाया ना तो ससेप्टेबिलिटी कम हो जाती है। ससेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंस होना। तो बेसिकली जैसी मैग्नेटिक फील्ड आई तो ये लोग टर्न होते हैं ना, लेकिन सोचो अगर तुमने इसे गर्म करना स्टार्ट कर दिया, मटेरियल को गर्म करना स्टार्ट कर दिया, तो जो सीधे सीधे हो भी गए थे वो भी हिल के टेढ़े हो जाएंगे। तो गर्मी से डिसऑर्डर बढ़ता है, रैंडमनेस बढ़ती है, हलचल बढ़ती है। तो बराबर बोला है। क्यूरीज लॉ ये कहता है कि द ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। समझे? तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जब बढ़ेगा, ससेप्टिबिलिटी घटेगी, ठीक है। जहां पे जो है बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। C is called as Curie's constant। क्या कहते हैं इसे? Curie's constant। Curie's constant, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? अकल के पुतलो, समझ में आ रहा है? Curie constant, susceptibility is inversely proportional to temperature। अच्छा लिसन, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो कि दोनों पे लागू होती है, मतलब इस पे भी और इस पे भी, दोनों पे लागू होती है। बल्कि देखा जाए तो तीनों पे भी लागू हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नॉर्मली इसके लिए तो बोलते नहीं, क्योंकि उल्टा ससेप्टेबल है भाई, ये तो नेगेटिव है। नॉर्मली इसके लिए बोलते हैं, बट ये भी ठीक ही है, इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। वो ये है कि जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन डिपेंड कर रहा है कि एक्सटर्नल फील्ड कितनी ताकतवर है। मैग्नेटाइजेशन डिपेंड कर रहा है एक्सटर्नल फील्ड पर। एक्सटर्नल फील्ड जितनी ताकतवर होगी उतना ज्यादा मटेरियल मैग्नेटाइज होगा। जितनी ज्यादा फील्ड ताकतवर होगी उतना ज्यादा मटेरियल मैग्नेटाइज होगा। मैग्नेटाइज होगा मतलब सीधा सीधा हो जाएगा। टेढ़ा मेढ़ा है ना तो मैग्नेटाइज नहीं है, अनमैग्नेटाइज है। अनमैग्नेटाइज सीधा होगा तो मैग्नेटाइज। और डिपेंड करता है इनवर्सली ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा मैग्नेटाइजेशन उतना कम होगा।
और ये mz है ना, इसी के फॉर्मूले में आ जाता है काई, और एक h आ जाता है h, वहीं से अपने को मिलता है काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। समझे? तो एनीवे तो कहने का मतलब ये कि ये फॉर्मूला इन जनरल तीनों के लिए भी यूज हो सकता है, बट नॉर्मली बताते हैं इसके लिए। और एक और जनरल फॉर्मूला बताता हूं, वो ये है, मैग्नेटाइजेशन इज, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, मैग्नेटाइजेशन इज नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो फिक्स है, अरे ये वॉल्यूम जो है फिक्स है, ये वॉल्यूम फिक्स है, ये वॉल्यूम फिक्स है। इसी फिक्स वॉल्यूम में थोड़ा सा मुड़ गए तो मैग्नेटाइज थोड़ा हुए, ज्यादा लोग मुड़ गए, ज्यादा लोग तो ज्यादा मैग्नेटाइज हो गए, और ज्यादा लोग मुड़ गए तो और ज्यादा मैग्नेटाइज हो गए। तो मैग्नेटाइजेशन इज नथिंग बट कितने लोग मुड़ रहे हैं, कितने लोग का डाइपोल मोमेंट साथ में आ रहा है, नेट डाइपोल मोमेंट साथ में आ रहा है, कितने लोग का डाइपोल मोमेंट साथ में आ रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। सो मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है मैग्नेटाइजेशन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो लिसन वेरी केयरफुली, ऐसा देखा गया कि इस बंदे को ये फेरोमैग्नेट को, अच्छा इसको अगर हीट किया तो क्या होगा, इसको जब हीट किया गया तो ये जो ऑर्डर में आ गए थे ना, साथ में आ गए थे ना, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और बिखर के, लिसन वेरी केयरफुली, बिल्कुल इसकी तरह हो जाते हैं, बिखरे बिखरे से, जैसे पहले थे ना बिखरे बिखरे से, कहां गए बिखरे बिखरे, ये देखो ऐसा हो जाता है, ये ऐसा हो जाता है। तो एक टेम्परेचर होता है जिसे हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। सो अबव क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर, अबव क्यूरी टेम्परेचर, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक बन जाता है, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है पैरामैग्नेटिक, मतलब ये बिखर के टूट फूट के ऐसा हो जाता है। कैसा? कहा गया भाई बिखरे बिखरे से थे हम, यहां पर है, तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। हाँ, लेकिन टेम्परेचर वापस से क्यूरी टेम्परेचर के नीचे लेके आए, सबका अलग अलग है क्यूरी टेम्परेचर। आई थिंक आयरन का कुछ 1100 के आसपास है, वो एक बार देख लेना आप लोग टेक्स्ट बुक में। सो 1100 केल्विन के आसपास है, उसके ऊपर आयरन जो है फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक बन जाएगा, उससे नीचे लेके आओगे तो फिर से पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक बन जाएगा। जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो फिर से लोग अरेंज हो जाएंगे अपने हिसाब से, ठीक है। तो बेसिकली फेरोमैग्नेटिक बन जाता है पैरामैग्नेटिक अबव द क्यूरी टेम्परेचर, ये बात याद रखना। निकल कोबाल्ट वोबाल्ट का भी कुछ 600 700 1300 किसी का एक का है, तो वो देख लेना। हर वैल्यू एग्जैक्टली याद नहीं रखनी, खाली एग्जाम के टाइम पे क्या करने का, एक दिन पहले वैल्यू देख लेने का और एग्जाम में लिख देने का। अरे उसके बाद वैल्यूज जिंदगी में जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट जरूरी है। वैल्यूज तो कोई भी बुक खोल के देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट बुक खोल के देख के समझना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है। तो पहले ही कॉन्सेप्ट सीख लिया तो बाद में आसानी हो जाती है। वैल्यूज का क्या, वैल्यूज को कहीं भी देख के खोलो। क्यों क्यों याद करना है आपको 118 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल का 118 एलिमेंट्स क्यों याद रखना है? किसी भी एक भी साइंटिस्ट को, केमिस्ट्री वाले को एक को भी याद नहीं है, साइंटिस्ट लोग को याद नहीं है, जरूरत ही नहीं है ना। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, रिसर्च करो, कॉन्सेप्ट देखो, उसके बाद जरूरत छोटी मोटी चीजें टेबल देख लो ना। इंटरनेट क्यों बना हुआ, हर चीज मेमोराइज करना जरूरी थोड़ी ना है, तो बात याद रखिए। सो बेसिकली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है पैरामैग्नेटिक, और फिर वापस से नॉर्मल हो जाता है बिलो द क्यूरी टेम्परेचर। अब याद रखेंगे कि mz और h जो है ना, ये क्या क्या है मैं बताता हूं आपको, सुनिए ध्यान से। mz को कहते हैं मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, या फिर डिटेल में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कितना खतरनाक मैग्नेटाइज हुआ है वो कहते हैं। H इसे कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। देखो दोनों में कंफ्यूज मत होना, H होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी और mz होता है मैग्नेटाइजेशन या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है H। एक इंटरनल प्रॉपर्टी एक एक्सटर्नल है, ये इंटरनल प्रॉपर्टी है, इंटरनल और ये एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है। अब आप बोलेंगे सर इंटरनल क्या और एक्सटर्नल क्या, सुनिए बहुत ही ध्यान से सुनना। तो यहां पे मैं बना रहा हूं एक ग्राफ, बहुत ही ध्यान से देखना, एक ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि हम जो बाहर से देते हैं वो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी,
और हमें जो मिलता है वो है मैग्नेटाइजेशन। अरे मतलब हमारे जो बंदे हैं, मान लो कि हमारे पास है ना बंदे हैं, कौन से वाले, फेरोमैग्नेटिक बंदे हैं, वो डोमेन्स में अरेंज है ना, डोमेन्स में अरेंज है, ठीक है, डोमेन्स में अरेंज है, अपना अपना इलाका बना के बैठे हुए। लेकिन जैसे ही हम उन्हें मैग्नेटिक फील्ड देते हैं बाहर से, ये सुनो, एच जो है ना, एच, ये डिपेंड करता है बाहर की मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी खतरनाक है उस पर डिपेंड करता है। तो ये एक्सटर्नल हो गया, और हम मैग्नेटाइज हो रहे हैं ना, मैग्नेटाइज हम हो रहे हैं, तो ये हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है, हमारी इंटरनल चीज है। तो बाहर की फील्ड जितनी स्ट्रांग होगी उतना ज्यादा लोग मुड़ेंगे, उतना ज्यादा बंदा मैग्नेटाइज होगा। तो बेसिकली ग्राफ बनता है ऐसे कि जितना एच बढ़ेगा उतना एमजेड बढ़ेगा, तो बढ़ते 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 ग्राफ इधर तक जाता है। लेकिन जब आपने मैग्नेटिक फील्ड हद से ज्यादा बढ़ा दिया, सबके सब मुड़ गए, अब आप आगे कितना भी बढ़ाओगे तो और कोई बचा तो नहीं ना मोड़ने के लिए, और कोई तो मोड़ने के लिए बचा नहीं है। तो फिर ये ग्राफ कांस्टेंट हो जाता है, ये कांस्टेंट ऐसे करके जाने लगता है। पर हमको इतना दूर तक क्यों ले जाना है, हमको मालूम है कि आगे कुछ होने वाला नहीं है, तो इधर लाके हमने बस छोड़ दिया। अब ऐसा देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की बंद भी कर दिया, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड बंद कर दिया। कैसे बंद करेंगे, इसका फॉर्मूला देख लो, देख लो, इट इज एन आई, ठीक है, एन को भूल जाओ भी, आई को देखो, आई क्या है, करंट है, करंट बंद कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की बंद हो गई, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड बंद हो गई। तो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड जब बंद हो गई तो बेसिकली इसको भी बंद हो जाना चाहिए। अरे बंदा जो अरेंज हो गया था, अरेंज हो गया था, वो भी बिखर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। इसीलिए ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ये बंदे, इनका इस्तेमाल किया जाता है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। अरे इनको डाल दो एक बार मैग्नेटिक फील्ड में, फिर मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दोगे तो थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन ये लोग बचा लेते हैं, और वही मैग्नेटाइजेशन इनका मैग्नेटिक फील्ड बन के हमको दिखाई देता है। इनका मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं होता है। बहुत ही अड़ियल लोग हैं, एक बार आपने टेढ़ा कर दिया, पहले तो सीधे जल्दी होंगे नहीं, और हो गए तो फिर वापस से बिगड़ेंगे नहीं। तो अरेंज रहते हैं, अरेंज रहते हैं। सो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड बंद करने पर भी मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुआ, यहां जाके कहीं पे अटक जाता है, तो इतना मैग्नेटाइजेशन बच गया। तो इसे कहते हैं हम, इसका नाम रखा हुआ है, इस पार्ट का नाम रखा हुआ है, इसे कहते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंशन का मतलब होता है रोक लेना, जाने नहीं देना, तो रिटेंटिविटी, रिटेन कर लिया। अब हमने क्या किया कि उल्टा किया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को उल्टा भी तो कर सकते हैं ना, करंट का खाली डायरेक्शन चेंज कर दो, करंट का डायरेक्शन चेंज कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड उल्टा हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हम नेगेटिव वाला दे रहे हैं, मतलब उल्टे डायरेक्शन में दे रहे हैं। तो फिर क्या होते हैं कि जो लोग उधर थे ना, मैग्नेटिक फील्ड उल्टी आ रही है ना, तो धीरे 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 करके इधर आएंगे, तो उधर थे इधर आएंगे, ठीक है। तो अब जब उधर के लोग इधर आने लगे तो उधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कमजोर 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 होती चली गई ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कमजोर 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 होते होते जीरो हो जाती है। अब उल्टे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगती है, तो बेसिकली ऐसा करके इधर भी जाके फिर सैचुरेट हो जाते हैं। जब सबके सब इधर आ जाते हैं, इधर, अरे हर कोई जो पहले से दिख रहा था अब ऐसे दिख रहा है, तो उधर हो गया ना। अब कितना भी उधर बढ़ाते जाओ मैग्नेटिक फील्ड, कुछ होगा नहीं, तो इधर भी सैचुरेट हो जाते हैं, इधर भी सैचुरेट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, कितनी मेहनत लगती है, मतलब कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगती है, कितना मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगती है उसे जीरो करने के लिए, कितना मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगती है उसे जीरो करने के लिए, उस ताकत को हम कहते हैं कोअर्सिविटी। इसका नाम है कोअर्सिविटी। कोअर्सिविटी, कोअर्सिविटी का मतलब होता है किसी को फोर्स करके कुछ काम करवाना। कोअर्सिविटी होता है ताकत लगा के काम करवाना, दम लगा के काम करवाना। तो हमने कोर्स कर दिया ना भाई, हमने कोर्स ही कर दिया। हमने क्या किया कि वो बंदा खुद से उधर देखने वाला नहीं था, या खुद से टेढ़ा मेढ़ा होने वाला नहीं था। एक बार मैग्नेटिक फील्ड दिया, वो ऐसा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया तो भी वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ, ऐसे ही रहा। फिर हमने जबरदस्ती उसको मैग्नेटिक फील्ड दे दे के उल्टी वाली उसको टेढ़ा किया, तो पूरे जब टेढ़े मेढ़े हो गए तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड लगी टेढ़ा मेढ़ा करने के लिए, उसे कहते हैं कोअर्सिविटी। उसके बाद में यहां तक आके तो बढ़ ही गए थे, आपको मालूम ही है। फिर मैग्नेटिक फील्ड बंद कर दी तो फिर यहां पे अटक गया, फिर मैग्नेटिक फील्ड चालू कर दी उल्टे उस डायरेक्शन में, तो फिर से बढ़ बढ़ के यहाँ पे जीरो हुए, फिर बढ़ते गए यहीं पे जाके मिल गए। तो ये जो चीज बन रही है तोते जैसी, इसे कहते हैं हिस्टेरेसिस लूप। हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस का मतलब ये है पीछे पीछे चलना, साथ में ना चलना। देखो शुरू में ये बड़ा वो बड़ा, ये बड़ा वो बड़ा, बस यहीं तक साथ में थे।
उसके बाद ये बंद किया, वो बंद नहीं हुआ, फिर इसे उल्टा करना पड़ा उसे बंद करने के लिए, तो वो बंद हुआ लेकिन ये उल्टा है, कुछ तो वैल्यू है। हाँ के ना, समझ पा रहे हो? फिर इसे और उल्टे डायरेक्शन में बढ़ाते गए, वो बढ़ता चला गया, फिर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर इसे बंद कर दिया तो वो बंद नहीं हुआ, इधर जाके रुक गया। तो कहने का मतलब है कि दोनों साथ में नहीं चल रहे, आगे पीछे चल रहे हैं, कभी ये बंद हो रहा है तो वो मैक्सिमम है, वो बंद हो रहा है तो ये मैक्सिमम है, समथिंग लाइक दैट। तो इसे कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप। और अगर हिस्टैरिसीस लूप का पूरा एरिया अगर आपने कैलकुलेट कर लिया ना समहाउ किसी तरीके से, अगर आपने इसका एरिया निकाल लिया, तो एरिया से आपको मिल जाता है हीट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। इसका अगर आप खाली एरिया निकाल लोगे ना तो आपको हीट कितनी जनरेट होगी ना इस प्रोसेस में। अरे मटेरियल गर्म हो जाता है, मटेरियल को हम लोग कभी है ना इधर से फील्ड दे रहे हैं, कभी इधर से दे रहे हैं, फिर कभी इधर से दे रहे हैं, कभी इधर से दे रहे हैं, मटेरियल गर्म हो जाता है। तो कितना हीट जनरेट हो रहा है, कितना एनर्जी लॉस हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, वो मिल जाता है हिस्टैरिसीस। तो अब एक बात तो समझ में आ गई कि मटेरियल ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, चाहे कुछ हो जाए, मटेरियल वापस से ओरिजिन पे नहीं आएगा। मतलब फील्ड बंद करो तो उसकी भी फील्ड जीरो हो जाए, मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो जाए, मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इस मटेरियल को हम कहते हैं कि इसने अपनी वर्जिनिटी खो दिया है, हम कहते हैं कि इट इज नॉन वर्जिनल मटेरियल, नॉन वर्जिनल। ये मटेरियल की वर्जिनिटी चली गई, इसे छू लिया मैग्नेट ने एक बार, ये नॉन वर्जिनल हो गया। अब इसे जब भी बेसिकली आपको वर्जिन करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? अरे अग्नि परीक्षा दिलानी पड़ेगी। इसे पकड़िए मटेरियल को और लेके डाल दीजिए आग में। तो आग से क्या होता है, जो सीधा है या उस तरफ सीधा है या इस तरफ सीधा है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, बिखर जाएगा, बिखर जाएगा। तो बन गया ना वापस से वर्जिनल मटेरियल, बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड कभी इसको मिला ही नहीं था। तो अग्नि परीक्षा इसको दिलवानी पड़ेगी। अरे आई होप कि आपको समझ में आया, कितना बेसिक है यार, कम ऑन, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी फैंटास्टिक। सो मटेरियल को अगर आयरन के रॉड को मैंने लेके एक बार अगर सोलेनॉइड में रख दिया ना, सोलेनॉइड तो मालूम है ना, सोलेनॉइड के अंदर करंट छोड़ा, मैग्नेटिक फील्ड बन गई, उसमें घुसा दिया अगर मैंने रॉड आयरन का, उसकी वर्जिनिटी चली जाती है। वो जो टेढ़े मेढ़े लोग थे ना सब सीधे हो जाते हैं। फिर उल्टा फील्ड देना पड़ता है, करंट उल्टा छोड़ना पड़ता है, करंट उल्टा छोड़ेंगे फील्ड इधर होगी, फिर वो उसे टेढ़ा मेढ़ा करेगा। फिर लेकिन वो ज्यादा दे दोगे तो फिर मटेरियल इस तरफ मैग्नेटाइज हो जाएगा, इस तरफ मैग्नेटाइज हो जाएगा, फिर सीधी फील्ड देना पड़ेगी, तो फिर बंदे टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, और फील्ड देते रहोगे तो फिर यहां पहुंच जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, है ना? तो ऐसे एनीवे, सो दैट वाज अबाउट द हिस्टैरिसीस लूप। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। अब मैं एक बात आपको बोल रहा हूं, मेरे पास एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड इस तरीके का। सो ये है सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड के अंदर मेरी आयरन रॉड रखी हुई है। सो हियर इज माय आयरन रॉड, मेरी आयरन रॉड रखी हुई है, ठीक है? सोलेनॉइड के अंदर मेरी आयरन रॉड रखी हुई है, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है? मैंने दे दिया इसको मैग्नेटिक फील्ड, उसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है? तो जब ये रॉड नहीं थी ना तो सिर्फ सोलेनॉइड की ही मैग्नेटिक फील्ड थी। जब ये रॉड नहीं थी तो सिर्फ सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड थी। सो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड मतलब खाली जगह में, खाली जगह नॉट लिख रहा हूं, बी नॉट, वो कितनी थी? इट इज म्यू नॉट एन आई, ठीक है? ये फॉर्मूला हम लोग पिछले चैप्टर में देख चुके हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और एन आई का मतलब क्या होता है? एच, तो म्यू एच। सो बी नॉट इज म्यू नॉट एच, म्यू नॉट एच, ठीक है? सो बी नॉट इज म्यू नॉट एच। सोलेनॉइड में जब कुछ भी नहीं था, आयरन नहीं था, लेकिन सिर्फ करंट था, तो सोलेनॉइड भी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये वाली खाली खाली मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जैसे ही अंदर डाल दिया रॉड को मैग्नेटिक फील्ड ने छुआ, ये भी मैग्नेट बन गया, तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, तो नई मैग्नेटिक फील्ड होगी, पुरानी वाली मैग्नेटिक फील्ड प्लस थोड़ा सा मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड, पुरानी वाली मैग्नेटिक फील्ड प्लस मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड। अरे मटेरियल भी मैग्नेटाइज हो गया ना। तो बेसिकली B is equals to mu naught H plus mu naught mz। ये तो था ही पहले से, ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया तो मैग्नेटाइजेशन आ गया ना इधर, mu naught mz। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, mz क्या होता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था chi h। अरे देखो ऊपर ही बताया है क्या होता है, B इक्वल्स टू, किधर गया भाई? अरे किधर है, कहां लिखा है? इधर ही कहीं लिखा हुआ होगा,
अरे कुठे गेला रे? हाँ इधर इधर है। mz is chi h, दिख रहा है mz is chi h। अबे हाँ के ना कल के बदलो। सो mz is chi h। सो बेसिकली mz की जगह पे हम chi h डाल देंगे, बट mz is chi h। सो देयरफॉर b बन जाएगा म्यू नॉट h प्लस म्यू नॉट chi h, जो कि बन जाएगा म्यू नॉट बाहर निकाला, h बाहर निकाला, 1 प्लस chi। हाँ क्या ना? अरे 1 प्लस काय बचेगा ना रे बाबा, म्यू नॉट भी बाहर निकाला, एच भी बाहर निकाला, इधर 1 इधर काय, और इस 1 प्लस काय को हम कहते हैं म्यू आर। म्यू आर इसका नाम रख दिया गया है रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। और इन दोनों को मिला के हम जो बनाते हैं उसे कहते हैं म्यू। सो म्यू एच, यहीं से शुरू किया था यहीं पे खत्म। देखो सोलेनॉइड जब खाली था, एक मिनट छोटा कर दो, सोलेनॉइड जब खाली था तो उसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो कितनी थी? ये देखो ना, बी नॉट इज म्यू नॉट एच। अरे जब सोलेनॉइड खाली था उसके पास कितनी फील्ड थी? बी नॉट इज म्यू नॉट एच। और जब भरा हुआ है तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? बी इक्वल्स टू म्यू एच, है ना? समझ गए? जहां पे म्यू क्या है, म्यू म्यू आर है, और म्यू आर क्या है? 1 प्लस का है, दैट्स इट। सो बहुत ही बचकाना था। तो यहां जाके हमारा जो चैप्टर है हो जाता है समाप्त। अब और कुछ भी इसमें बचा नहीं है डिस्कस करने लायक, एटलीस्ट वन शॉट के लायक तो कुछ भी नहीं बचा है। बातें करने को तो इस पर मैं 20-30 घंटे बातें कर सकता हूँ, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बता सकता हूँ, बट बोर्ड्स एग्जाम में अभी हमें फिलहाल पास होने पे ध्यान देना है, अच्छे मार्क्स लाने पे ध्यान देना है। अगर अभी पूरा का पूरा बहुत ही ध्यान से लेक्चर को सुने हो और पढ़ लिए हो, समझ गए हो, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। इसमें तो खाली एक और चीज छोटी मोटी बता देता हूँ। ये देखो, इसमें यह बताया कि हार्ड मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल है, मतलब इसको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करना आसान है, इसको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करना मुश्किल है, क्योंकि इसकी कोवर्सिविटी रिलेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, तो ये सब बातें खाली इसके अंदर की गई हैं। ये मैग्नेटिक शील्डिंग क्या होता है, इसमें खाली ये बोला गया है कि अगर तुम किसी इसके अंदर बैठ जाओ, किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर बैठ जाओ ना अंदर, या आयरन की रिंग है, आयरन का बॉल है, आयरन का बॉल, इसमें अगर तुम छुप जाओगे ना अंदर तो तुमको मैग्नेटिक फील्ड छू नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है आयरन पे अट्रैक्ट होकर साइड में से निकल जाएगी। देखो तुम तक नहीं पहुंचेगी, तुम अंदर हो, यहाँ पे तुम बैठे हुए हो। तो ये मैग्नेटिक शील्डिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसमें? एस्ट्रोनॉट के लिए। एस्ट्रोनॉट का जो प्लेन बनाते हैं, स्पेसशिप बनाते हैं, रॉकेट बनाते हैं, तो ये उसमें मैग्नेटिक शील्ड लगाते हैं ताकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, सन की मैग्नेटिक फील्ड उसको अफेक्ट ना कर सके, एस्ट्रोनॉट को अफेक्ट ना कर सके। तो ये बस मैग्नेटिक शील्डिंग है, दैट्स इट। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है मेरे दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया, ये चैप्टर पसंद आया। तो अब मैं अगला चैप्टर कौन सा बनाऊं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप ही जैसे जो दूसरे भी स्टूडेंट्स हैं जो रिवाइज करना चाहते हैं, प्लीज उनके साथ ये शेयर जरूर कीजिएगा। और आपके कुछ ऐसे भी बेचारे दोस्त होंगे जिन्होंने अब तक किसी रीजन की वजह से शायद वो पढ़ नहीं पाए, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, उन्हें एटलीस्ट कुछ तो आएगा बेटा। और अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आप जिस रिवीजन के लिए यूज कर रहे हैं, तो मेरी गारंटी है आपके लिए कि आपको 65 आउट ऑफ 70 मिलेगा फिजिक्स में, अगर आप सारे के सारे मेरे वन शॉट वीडियोस देख लेते हैं। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, टेक केयर।